So this is our 4th EPC practical, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ 50 मार्क्स के लिए। इसमें आपको 5 एक्टिविटीज करनी है। ये प्रैक्टिकल आप लोगों को केवल बीएड का एक असाइनमेंट बोलकर पूरा नहीं करना है, तो आपके जीवन के आयाम बदलने के लिए भी ये प्रैक्टिकल आप लोगों को जिंदगी में काम आने वाला है। इसकी जिसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि छात्र के पास एक्स्ट्रा रीडिंग का जो कंटेंट है वो होना चाहिए। अगर आपने आपके जीवन में कोई भी एक्स्ट्रा रीडिंग करने की आदत आज तक नहीं डाली है तो समझ लेना कि तुम जिंदगी में कुछ भी पाने की क्षमता नहीं रखते। हम एक एकेडमिशियन है, वी आर गोइंग टू बी अ टीचर। एक टीचर को एकेडमिक लेवल के साथ साथ सोशल पर्सपेक्टिव्स का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। जब तक हमको सोशल पर्सपेक्टिव्स का ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम छात्र के मनोविज्ञान को समझने में कारगर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इस बात को बड़े ध्यान और सफलता पूर्वक प्रैक्टिकल में इनकलकेट करने का प्रयास किया गया है। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ मींस आदमी जब अपनी माँ की गर्भ में होता है तब वो अपने एग्जिस्टेंस को रिलीज करता है। जब फर्टिलिटी के साथ साथ उसका वोम अपने माँ के गर्भ में तैयार होता है तो एग्जिस्टेंस को फील करता है। सबसे पहले उसकी माँ अपने एग्जिस्टेंस को, अपने बेटे के या बेटी के एग्जिस्टेंस को, फिटनेस को फील करती है। बाबूजी 9 महीने की गर्भ धारणा तक वो एकदम सेफ रहता है, एकदम फील रहता है। 9 महीने तक वो एकदम सेफ फील रहता है, क्योंकि उसकी माँ जो खाती है, उसकी माँ जो पीती है, वो सब उसको सेफली कंटेंट के साथ मिलते रहता है, इसलिए वो खुश रहता है। वो गर्भ में अपनी माँ के पेट को लाद भी मरता है तो मारता है तो माँ को एक आनंद मिलता है उसका। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है वो वास्तविकता से उसका मुकाबला होने लगता है। माँ सांस लेती है तो गर्भ के बच्चे को अपने आप सांस मिलती है, लेकिन वो जैसे ही दुनिया में आता है उसकी नाल को कट कर दिया जाता है तो उसको समझ में आने लगता है कि भाई मेरे को तो हवा का सांस भी अपने आप को लेना पड़ रहा है। इसलिए वो सडनली जब दुनिया की वास्तविकता के साथ उसका मुकाबला होता है वो रोना शुरू कर देता है। जैसे अब हम पहली बार स्कूल में जाते हैं, माँ बाप की छत्रोछाया में एकदम सेफली फील करते हैं, फिर उसका रोना बंद करते हैं। सारी दुनिया हंस रही होती है, लेकिन जिसने जन्म लिया है वो रो रहा होता है। अगर वो नहीं रोया तो समझ लेना कि वो बच्चा एबनॉर्मल होने वाला है, उसके दिमाग में कुछ तो भी कमी हो चुकी है। तो धीरे धीरे वो अपनी माँ के एटमॉस्फेयर के साथ मैच करता है, बाबूजी के एटमॉस्फेयर के साथ मैच करता है, फैमिली के एटमॉस्फेयर के साथ धीरे धीरे मैच करता है। वो दुनिया को समझने लगता है, अपने आप को समझने लगता है, फैमिली को समझने लगता है, अपने आप को समझने लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि माँ के, बाप के और अपने फैमिली के संस्कार जो है उस व्यक्ति को अपने आप को समझ में ही आने नहीं देते हैं। वो उनके खुद के संस्कार, उनके खुद के विचार उसके ऊपर पेनिट्रेट करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए 5 साल, 3-3.5 साल का बच्चा जब हम उसको नर्सरी के स्कूल में डालते हैं, दैट एटमॉस्फेयर इज क्लियरली डिफरेंट फॉर हिम और हर। उसके लिए वो एटमॉस्फेयर क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है। वो वहां जाके दूसरी बार रोने लग जाता है। उसको पूरी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, मेरी बाप माँ पास में रहेंगे, बाबूजी पास में रहेंगे, कोई दिखेगा नहीं। तो बच्चा रो रहा था, टीचर पूछती है बेटा क्यों रो रहा है, तो बोलता पहली बात करता है कि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मेरे घर की याद आ रही है। क्योंकि उस घर में उसका अपना खुद का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, अपने माँ का होता है, बाबूजी का होता है, सबका होता है। स्कूल में जाता है, टीचर्स का ऊपर इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाता है। तो टीचर उसको समझाती है कि बेटा ऐसा नहीं है, ये भी हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हैं, हम साथ में मिलेंगे, करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ो, ये बहुत अच्छा होता है। तो उसकी सेकंड अटैचमेंट अपनी माँ के बाद अपने टीचर के साथ होना शुरू कर देंगे। इट में भी जेंट्स और इट में भी है लेडी टीचर। ये अटैचमेंट होने के बाद बच्चा उस स्कूल के एटमॉस्फेयर को भी अडॉप्ट करने लगता है। फिर उसके 2 आयाम रहते हैं, एक स्कूल का एटमॉस्फेयर और एक घर का एटमॉस्फेयर। धीरे धीरे माँ बोलती है अब अपने समवयस्क बच्चों के साथ नीचे तुझे खेलने की जाना जरूरी है। नीचे खेलने भी जाता है तो पहले बाबूजी के साथ खेलता है, माँ के साथ खेलता है। स्कूल में जैसे ही जाने लगता है अपना पीयर ग्रुप प्रिपेयर होता है। उस पीयर ग्रुप के संदर्भ में जो उसके साथ अच्छी बातें करता है उन लोगों के साथ वो अटैचमेंट कर रहे हैं। हमारी पूरी एकेडमिक शिक्षा की लेवल हम सिस्टम को जानने में लगाते हैं, एकेडमिक नॉलेज को जानने में लगा देते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था में खुद को जानने की कोई भी प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। इसलिए आदमी जिंदगी में बहुत अच्छा एकेडमिशियन बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, लेकिन वो अपने आप को नहीं जान सकता। अगर उसको अपने आप को जानना है तो इस पूरी प्रोसेस के साथ गुजरना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे तब तक आप छात्रों को क्या जानोगे। आपके चेहरे को देखकर हम बता सकते हैं आपके चेहरे के मन के अंदर क्या भाव चलते हैं।
क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं, हम क्या बनने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं। ये सिस्टम को जानने के लिए हमको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग सेल्फ का क्रिएशन होता है। कुछ स्टोरीज में आपको, स्टोरीज के साथ आपको कुछ बेसिक बातें बताना। नागार्जुन नाम का एक बौद्ध भिक्षु हुआ है साउथ में। बुद्धिज्म का पूरा प्रचार प्रसार नॉर्थ इंडिया में हुआ, पेनिट्रेट होते होते साउथ में हुआ। आंध्र प्रदेश में जब तेलंगाना का विभाजन हुआ तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश की कंबाइंड कैपिटल थी, जैसे मुंबई महाराष्ट्र की थी। लेकिन जैसे 29 स्टेट बोल के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग कर दिया, हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल बन गई और वहां पर अमरावती नाम का एक शहर चंद्रबाबू नायडू ने विकसित किया। वो अमरावती को आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित कैपिटल घोषित करने वाले कर दिए उन्होंने। जब कंस्ट्रक्शन करने के लिए वहां पर बहुत सारी खुदाई की गई तो उनके एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कल्पचर, बहुत सारे बुद्धिस्ट मूर्तियां जो है उभर कर आ रही थी जहाँ पे खुदाई करते हैं। तो फिर वहां पे रिसर्चर को बुलाया गया, हिस्टोरियन को बुलाया गया, तो उन्होंने एक बात कही कि नागार्जुन ने बहुत सारा काम वहां पर उस सिस्टम में कर दिया गया है। तो एक नागार्जुन की उस स्कल्पचर में लिखी हुई पाली भाषा की बहुत सारी स्टोरीज भी आ गई है। जैसे हमको अशोका स्तंभ की जानकारी कैसे मिली हमको, क्योंकि पाली भाषा में लंबे लंबे स्तंभ तोड़कर अशोका ने पेंटेड किए। जो बुद्धिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर था जो बीच में खत्म कर दिया गया था, वो बाद में उस स्कल्पचर से निकाल दिया। नागार्जुन was one of the best teacher in the Buddhist system. नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे इंस्टीट्यूशंस में जैसे टीचरों को पढ़ाया जाता था, वैसे नॉर्थ में नागार्जुन ने अपनी एक सिस्टम क्रिएट की थी। एक बेस्ट टीचर था, वो टीचर खुद को जानने के लिए तैयार था। एक बेसिक बात है। उसके पास एक व्यापारी आता है, एक बिजनेसमैन आता है। वो बिजनेसमैन अपना बिजनेस बहुत मामूली सी व्यवस्था से शुरू करता है, लेकिन वो जानता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे अगर बिजनेस में ग्रोन अप करना है तो मुझे सबके साथ समन्वय बनाना पड़ेगा। चंद हजारों का बिजनेस करता है, लाखों का करता है, करोड़ों का करता है, अरबों का बिजनेस करने लग जाता है। लेकिन एक बेसिक स्टेप्स आने के बाद उसके एक बात समझ में आ जाती है कि मेरा बिजनेस अब लैप्स होने जा रहा है। मैंने बोला था आपको, टीचर इज अ फिलोसोफर एंड फिलोसोफर इज अ टीचर। क्यों बोला था कि दीज आर द बोथ आर द साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आदमी केवल छात्र ही टीचर के पास अपनी समस्या नहीं लेकर जाते थे। बौद्धिक गिरा में नालंदा तक्षशिला इंटरनेशनल ग्रोन अप क्यों था? समाज के किसी प्रभुत्व वर्ग को भी अगर अपने व्यवस्था में कुछ प्रॉब्लम आया तो भी वो उस व्यवस्था में जाते थे, उस टीचर की सलाह लेने के लिए, उसका मशवरा लेने के लिए। वो फेमस बिजनेसमैन जो कि उस इकोनॉमी में 10% भागीदारी रखता था, क्योंकि उस राज्य की जो इकोनॉमी थी उस इकोनॉमी में 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता था। वो बोला कि नागसेन के पास जाओ, कोई सलाह देता है कि बोलता मैं करोड़ों में बिजनेस करता था, मैं लाखों में करने लगा हूँ, अब मुझे ऐसा डर लगने लगा है कहीं ये हजारों में और कहीं ये जीरो न हो जाए। तो नागसेन होता टीचर। टीचर केवल बच्चों का टीचर नहीं होता है, वो समाज का भी टीचर होता है। उसको बोलता है कि तेरे उस वर्तन में और आज के वर्तन में क्या फर्क महसूस कर रहा है तू? तो बोले जब मैं नया बिजनेस शुरू कर दिया था, मैं सबसे बहुत हिल जुल के रहता था, उनके दोस्ती बढ़ाता था, उनको दावतें देता था, उनके साथ रिलेशन बताता था। मैं कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, मेरे साथ जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, मेरे साथ बिजनेस न करने वाले लोगों के साथ प्यार से, संभावना से बात करता था। लेकिन जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ गया, मैंने इन सारी बातों को धीरे धीरे अपने बात से पीछे हटाता गया। तो नागार्जुन बोलता है, अगर तू उस स्वभाव के वजह से, तेरे उस सेल्फ आइडेंटिटी के वजह से जीरो से करोड़पति तक बन सकता है, तो तेरे स्वभाव बदलने से करोड़पति से जीरो भी आ सकता है। अगर तुझे उस स्टेबिलिटी के सिस्टम पर बना रहना है तो तुझे उस स्वभाव को पहले से क्या करना पड़ेगा, यमर्ज करना पड़ेगा, उसी स्वभाव के साथ तुझे व्यवसाय करना। तो बिजनेसमैन वैसी टेक्निक सुनता है नागार्जुन की और जाकर उस टेक्निक को अप्लाई करता है। वो फिर करोड़ों का, अरबों का बिजनेस उसका अरबों में लेकर जाता है। तो अब हमारे पास एक सिस्टम है गुरु शिष्य परंपरा की। अगर गुरु ने कुछ ज्ञान दिया है तो उसके बदले में कोई उसको गिफ्ट देता है, तो वैसे ही वो जाता है। तो नागार्जुन बोलता है कि मैं क्या हूँ, भूखा प्यासा आदमी हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरे को क्या चाहिए रहने के लिए? गांव के बाहर मेरी एक कुटिया है, वहाँ पे मेरे शिष्य रह जाते हैं, मेरे चिवर फट जाता है, मेरे कपड़े। बहुत भिक्षु जो शरीर पर कपड़ा पहनता है, ये लोग कौन से गेरुए कलर का, भगवा कलर का, उसको चिवर बोलते हैं। मेरा चिवर फट जाता है तो मेरे को कोई मेरा भक्त ला के दे देता, वो पहन जाता हूँ और खाने के लिए मुझे भिक्षाटन पात्र है। अब तुम मुझे क्या दोगे? और मेरा तो ये दायित्व है कि समाज में चल रही समस्याओं का समाधान करना। तू मेरे पास समस्या लेकर आया, मैंने उसका तेरे को समाधान दे दिया है, और इस समाधान के माध्यम से मैंने तेरे को खुद को जानने के लिए तैयार किया है।
देव जब तक खुद को जानता था तब तक तू जीरो से हीरो बन गया था, लेकिन जब तूने खुद को जानने की प्रक्रिया, परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को बंद कर दिया, तब तू हीरो से जीरो बनने की प्रक्रिया में आ रहा, मतलब उसने स्टेबल कर दिया। तो नागार्जुन वो बिजनेसमैन बोलता है कि नहीं नहीं मुझे तुझे कुछ देना ही है, आपको क्या दूं मुझे बताओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं मैं देख रहा हूँ तुम्हारा जो भिक्षाटन पात्र है, भिक्षाटन पात्र जीर्ण अवस्था में है, कुछ हालत में टूट सकता है, मैं तुमको एक भिक्षाटन पात्र देना चाहता हूँ। ठीक है, अब तुम देना ही चाहते हो तो वैसे भी ये खत्म होने वाला है, कोई और भक्त देने वाला है तो तुम दे दो। अब वो बिजनेसमैन करोड़ों में अरबों में उसका बिजनेस होने लगता है, तो वास्तविकता में सोचता है आदमी की इनको क्या देना चाहिए, तो उसको सोने का भिक्षाटन पात्र लाकर उसको दे देता है। अब बुद्धिस्ट कल्चर परंपरा में कोई देता है तो उसको इनकार नहीं करते, कोई नहीं देता है तो उसका क्रिटिसिज्म नहीं करते। भगवान बुद्ध को जब सबसे लास्ट बार बोला गया था कि उनको मांस खाने को दिया था, तो उसको उसमें जहर था, उनको पता था, लेकिन उसका वो अपमान नहीं करना चाहते थे। वो खाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, ये सारी सिस्टम को पता है। वो सोने का भिक्षाटन पात्र देते हैं, तो भिक्षाटन पात्र लेके जैसे वो अपना भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो चोर उछल के उनके पीछे लग जाते थे, ये तो भूखा नंगा फकीर है, इसको भिक्षाटन पात्र सोने का क्या करने का है। तो भिक्षाटन पात्र देख के एक चोर बहुत इंतुजियास्ट हो गया, बोला इसको क्या करना है, मुझे सोने का भिक्षाटन पात्र चाहिए। वो जैसे ही शहर में भिक्षा मांगने के लिए परिक्रमा करने लगा तो वो चोर उनके पीछे पीछे लगा। टीचर कॉन्शियस होता है, जो टीचर को समाज व्यवस्था का ज्ञान होता है, वो टीचर बहुत कॉन्शियस होता है, वो देखता है कि वो चोर मेरे पीछे पड़ा है, वो मेरे पीछे नहीं पड़ा है, वो सोने के भिक्षाटन पात्र के पीछे पड़ा है। सुबह से दोपहर तक भिक्षाटन मांगते हैं, दिन भर वो गाँव में प्रबोधन देते हैं, प्रवचन देते हैं, टाइम पास करते हैं। शाम उनको पता है मैं जब तक गांव में रहूंगा तब तक ये चोर मुझ पर कुछ हमला नहीं करने वाला है, लेकिन मैं गांव के बाहर जैसे ही अपनी कुटिया में जाऊंगा ये मेरे ऊपर हमला करने वाला है और मुझसे भिक्षाटन पात्र छीन कर लेने वाला है। वो भिक्षाटन पात्र लेकर वो चलते हैं, उसको देखते देखते आते हैं गाँव, वो अपनी कुटिया में पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि वो कुटिया में घुसकर उस नागार्जुन बौद्ध भिक्षु पर हमला करे, वो भिक्षाटन पात्र सोने का लेता है और अपने दरवाजे से बाहर फेंक देता है। वो चोर देखता है कि सोने जैसी कोई चीज चमक गई, वो जाकर देखता है तो भिक्षाटन पात्र है, यही तो मुझे चाहिए था। वो भिक्षाटन पात्र लेकर वो चोर दूर से गांव की तरफ या गांव के बाहर की दिशा की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। बहुत देर तक जब दौड़ने लगता है तो उसके बाद एक समझ में आ जाती है कि मैं उस दिन भर उसके पीछे उस सोने के भिक्षाटन पात्र के लिए पीछे घुमा हूँ, ये उसको भी पता चल गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे इजी फेंक कर वो चीज दे दी। अगर वो सोने का भिक्षाटन पात्र मुझे देता है तो इस सोने के भिक्षाटन पात्र से भी कोई जरूरी चीज उस टीचर के पास है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो सोने का भिक्षाटन पात्र लेकर फिर से उस कुटिया में आता है और बोलता है बनते जी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपकी कुटिया में आना चाहता हूँ। गुरु का घर तो हर किसी के लिए खुला हुआ है, जो आना चाहता है वो आए, आओ बोलो बोलो पूछो। उनको नमन करता है बुद्धिस्ट कल्चर में और उनको बोलता है कि भाई क्या है तुम्हारी बात, क्या है बोलो। बोले तुम्हारे पास इस भिक्षाटन से भी जरूरी क्या है, भिक्षाटन से भी, ये भिक्षा पात्र से भी तुम्हारे पास क्या जरूरी है। तो बोलते मेरे पास एक ज्ञान है, वो ज्ञान तुम्हारे सोने के भिक्षाटन पात्र से भी जरूरी है, उसे कोई नहीं चुरा सकता है। तू तेरा बाह्य स्वरूप छोड़कर मेरे पास आ जाए, तू तेरा बाह्य स्वरूप छोड़कर मेरे पीछे आ जाए, इसलिए तेरे लिए जो जरूरी था वो मैंने तेरे लिए फेंक दिया है और तू आ गया, मैं जानता था तू आ गया। फिर वो उस चोर को दीक्षा देते हैं, पप्पजा विधि होती है, जैसे हम होते हैं ना विधि धर्म को बपतिस्मा करते हैं, दीक्षा लेते हैं, इस्लाम में उसका खात्मा करते हैं, वैसे पप्पजा विधि देते हैं। बाद में बुद्धिज्म में उसको दीक्षा देते हैं, दीक्षा देकर उस चोर को बुद्धिज्म में चेंजेस करने के ऐसी बहुत सारी कोई क्या पढ़ाया होगा उस चोर ने, चोर को बुद्धा ने, सॉरी नागार्जुन ने उसको बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के बेसिक सिद्धांत समझाए कि देख भाई तू चोर नहीं है, तुझे सिस्टम ने चोर बनाया, तू चोरी किस लिए कर रहा है, फिर मैं उदार निर्वाह के कर रहा है। तो आदमी को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए क्या करता है, कर सकता है। तो लोगों का ज्ञान देख भी अपना पेट भर सकता है, अपनी वाह लूट सकता है, तो चोरी क्यों करता है। तो बोले मेरे से कौन ज्ञान सुनेगा। लोगों की प्रतिभा से ज्यादा अगर तू ज्ञान अर्जित करेगा तो सब लोग तेरा ज्ञान सुधरेंगे। लोग तुम्हारा भूतकाल भूल जाते हैं, वर्तमान और भविष्य ध्यान में रखते हैं। इसलिए वो बोलता है कि लास्ट इंप्रेशन इज नॉट द बेस्ट इंप्रेशन। अभी तक हमने सुना है कि लास्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, आपने ये सुना है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नो, नागार्जुन बोलते हैं लास्ट इंप्रेशन इज द ओनली इंप्रेशन। कैसे अलग है? हाँ, एब्सोल्युटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है सिद्धार्थ इज अ वेरी बेस्ट टीचर।
मेरे पास कंटेंट खत्म होने के बाद मैं चिल्लाने लगा, वो बुरा लगने लगा, 2 साल किसी को ये करो वो करो, अच्छा पढ़ाना ही छोड़ दूँ, और आप 2 साल जाते जाते समय क्या लेकर जाओगे? शुरू में तो अच्छा था, लेकिन अभी बहुत बुरा बन गया है। बराबर है? कोई आदमी है बहुत चरित्रवान है, बहुत समर्थवान है, लेकिन अगर उसने कुछ अफेयर कर दिया, उसका चरित्र हनन हो गया है, तो लोग उसको चरित्रवान बोल के समझेंगे या चरित्रहीन बोल के समझेंगे? क्यों? लास्ट इंप्रेशन इज द ओनली इंप्रेशन। तुमने भूतकाल में क्या किया है ये व्यवस्था भूल जाने वाली है, तुम वर्तमान में और भविष्य में क्या करने वाले हैं ये व्यवस्था याद रखने वाली है। अगर तू अच्छे कर्म करेगा तो तू चोर था ये लोग भूल जाएंगे, तू नॉलेज का एक्वायर कर और उस ज्ञान का व्यवस्था को बनाने के लिए उपयोग में ला। तेरा ये लास्ट इंप्रेशन ही व्यवस्था के लिए काम करेगा। इसलिए कोई भी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन नहीं होता, लास्ट इंप्रेशन इज द ओनली इंप्रेशन होता है। आप भी आपके जीवन में, इसीलिए हर लेक्चर में, हर टीचर में, जैसे तुम्हारा पहला लेक्चर है उसी लेक्चर के जैसे प्रभाविता के साथ अगर तुम प्रिपेयर करते आओगे तो आखिर तक तुम्हारा वो लास्ट इंप्रेशन बना रहेगा और तुम व्यवस्था में अपने छात्रों को बेचते होगे ही इज द ओनली बेस्ट टीचर, ही इज द ओनली टीचर। ये सिस्टम में ध्यान रखना चाहिए। उसने क्या किया है? बोले मैंने बहुत चोरी किए, पाप किए, मेडिटेशन के टेक्निक छोड़ दिए, नागार्जुन वहां से निकल जाता है, उसको समझाता है। क्या समझाता होगा? उसको अपनी अनुभूति जानने के लिए वो क्या करता है? प्रिपेयर करता है, वो खुद की अनुभूति को जानता है और वो बोलता है कि मेरा हर काम जो आखिरी, इसलिए उसने जितने भी जीवन में अपने प्रवचन दिए एज अ लास्ट टीचर बोलते हैं। अभी मेरे को जब पढ़ाने जाना है तो मैं समझूंगा इसका माय लास्ट डे इन पीवीटी। आखिरी के दिन आदमी कैसे प्रिपेयर होकर जाता है कि नहीं वैसे। सो यू हैव टू बी मेंटेन दैट रेपो। लास्ट इंप्रेशन इज द ओनली इंप्रेशन, और लास्ट इंप्रेशन बनाए रखने के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का बहुत जरूरी है। दूसरी स्टोरी बता। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत बढ़िया बुक लिखी है, बुक का नाम है मिलिंद क्वेश्चन, मिलिंद प्रश्न, मिलिंद पन्ह। मिलिंद पन्ह पाली वर्ड है, पन्ह मीन्स प्रश्न, और मिलैंडर नाम का एक राजा, मिलैंडर नागसेन नाम का एक टीचर था, नागसेन नाम का, वो भी बहुत भिक्षु था। ये देखो, आप हिस्ट्री के लोगों को मालूम है कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। मौर्य साम्राज्य का सबसे आखिरी राजा था बृहद्रथ। उस बृहद्रथ राजा की हत्या उसी के दरबार में छुपे हुए पुष्यमित्र शुंग नाम के सेनापति ने षड्यंत्र करके की। कैसे षड्यंत्र करके की? कि उसको बताया कि चलो हम सेना का पठन करते हैं, सेना की देखभाल करते हैं, सेना के बाद में परेड करते हैं, और उसने वो सब सिस्टम को मैनेज कर दिया था। और सिस्टम को मैनेज करके सारी सेनाओं के सामने वो बृहद्रथ का खून कर देता है और बोलता है आज के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका है और शुंग डायनेस्टी का उदय हो गया। उसका नाम पुष्यमित्र शुंग। शुंग डायनेस्टी हिस्ट्री के लोग पता होंगे तो उनको पता है। शुंग ने धोखाधड़ी और कपट करके बृहद्रथ जैसे महान राजा को खत्म तो कर दिया है, लेकिन राजपाट पर पकड़ बनाने के लिए जो चतुरता और कौशल्य उसके पास चाहिए था वो शुंग घराने में किसी के पास नहीं था। अफगानिस्तान से लेकर उस वक्त की सिलोन यानी आज की श्रीलंका तक और इधर बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार फैला हुआ था। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए जो कूटनीति चाहिए थी वो कूटनीति थी शुंग के पास नहीं थी। धोखे से साम्राज्य पतन कर दिया, छोटे मोटे सिपाहियों ने बंद कर दिया अपना अपना साम्राज्य। तो पोस्ट मौर्य पीरियड में भारत में छोटे छोटे राज्य साम्राज्य क्या हुए? प्रस्थापित हो गए। छोटे छोटे साम्राज्य वहां पर प्रस्थापित हो गए। प्रस्थापित हो गए। तो उस वक्त आप लोगों को राजनीतिक समझौते के लिए बहुत सारे लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता था। आप लोग क्यों लोग व्यवस्था में अंबेडकर को मानते हैं पता है? कि जिस तरह से बार्टर सिस्टम में किसी चीज का आदान प्रदान किया जाता है ना, तो दुनिया के इतिहास में भी लड़कियों का भी आदान प्रदान राजकीय व्यवस्था बनाने के लिए करते थे। जोधा और अकबर का विवाह किस लिए किया गया था? राजपूतों को संभालने के लिए। राजपूत बान बान शान बोलते हैं ना, राजपूतों की बान हो गया। मुगलों के साथ उसका लड़की का सौदा किया गया, तो राजघराने भी लड़कियों का सौदा किया करते थे। वैसे ही सम्राट अशोक में मेगास्थेनिस नाम की एक महिला, मेगास्थेनिस की हेलेना के साथ शादी की थी, उसके जैसे नाम का पुत्र हुआ था। तो वो लोग भी भारत की विविधता से बहुत प्रभावित थे। सर की सम्राट अशोक की बाइक नहीं है।
ते याची काय नाव त्याची होतं? आजी आजी त्याची. कोणाची? हेलेना, सम्राट अशोकची आजी. हाँ चंद्रगुप्त मौर्य की आजी. वो सीरियल में देखो, सीरियल में आधा सेक्शन उठा देते, ठीक है। टैप करो, सब्जेक्ट को समझो। तो उनके साथ यवनों के साथ कुछ रिलेशन बनाए, तो वो लोग भी भारत की व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे। तो मिलिंडर नाम का एक बहुत विद्वान राजा हुआ करता था। हालांकि राजा कोई विद्वान नहीं होता है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में उस वक्त राजा या रानी के पेट से ही जन्म लेता था। राजघराने का बेटा या राजपुत्र ही राजा होता था। लेकिन ये मिलिंडर वाज ऑसम पर्सनालिटी थी मिलिंडर की। तो ये मिलिंडर किसी भी विद्वान को खुलेआम चैलेंज करता था, आओ तर्क के आधार पर मेरे सवालों के जवाब दे दो और मुझे अपना गुरु बनाओ, मुझे अपना शिष्य बना लो। तो भारत के बहुत सारे पंडितों को उन्होंने खुला आह्वान कर दिया, बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को उसने खुलेआम आह्वान कर दिया कि आओ उनसे, उसके साथ चर्चा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो फिर नागसेन नाम के भंते जी को कोई पूछता है कि भाई एक अमुक अमुक मिलिंडर नाम का राजा है, उसने सारी व्यवस्था को, भारत की व्यवस्था को खुलेआम चैलेंज कर दिया है। और वो पूछता है सवाल, और सवाल पूछते आप ही पर जाओ क्लास के बाहर, इफ यू आर गेटिंग बोर, नो नीड टू सी, मुझे आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक टू गेट इंटरफेयर बिकॉज ऑफ यू, बी कूल। आपके पास नॉलेज, आप आइए पढ़ाइए, मैं आपसे ज्ञान लेने के लिए तैयार हूँ। तो नागसेन बौद्ध भिक्षु उसका वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उसके वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। वो मिलिंडर के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हो जाता है। वो नागसेन को बुलाने के लिए वो रथ को भेजता है। रथ जो रथ क्या 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 बोलते हैं इंग्लिश में? क्या? जैसे ही वो नागसेन उस रथ में बैठकर, रथ पता है तो साइमा को पता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? क्या रथ पता नहीं? रथ, हाँ, जो घोड़े में बिठा के वो कभी बैठी नहीं हो रथ में, बाद में मौका आएगा। सुनो 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 सुनो, उसको बोलता है कि सवाल पूछता है मिलिंद उसको देख कर कि व्हाट इज नागसेन और हु इज नागसेन, नागसेन कौन है। तो आपको बोलता है कि एक से वाई कौन है, क्षितिज कौन है, क्षितिजा कौन है। तो क्षितिजा लगते एक बीएड की लड़की है। आई रीड लगते क्या, लगते क्या नागते, व्हाट्स भाव को समझो। तो वो बोलता है कि नागसेन एक भिक्षु का नाम है या टीचर का नाम है। वो बोलता नहीं है। उदाहरण देता हूँ, ये क्या दिख रहा है बोलते, वो रथ को दिखाता है, कैरेट को दिखाता है, रथ है बोलते। क्या रथ के ये जो घोड़े दिख रहे हैं ये रथ है? तो नहीं है, इसका पार्ट ऑफ वन। फिर उसके वो पहिए दिखाता है, पहिए, कि ये पहिए रथ है? बोलता नहीं, पहिए नहीं। वो बैठने की जगह होती है वहाँ पे, उसको ये रथ है? बोलते नहीं है। लेकिन व्हाट इज रथ, कैरेट क्या है बोलते, कैरेट। तो बोलते इसके सब इंक्लूसिव है बोलते, ये सबकी बातें पकड़ कर है, घोड़ा भी शामिल है, पहिए भी शामिल है, जगह भी बैठे ऊपर का वो कर भी शामिल है, सब शामिल है। जैसे रथ में ये सारी चीज़ें शामिल है, वैसे ही नागसेन नाम के टीचर में सारी चीज़ें सम्मिलित है। नागसेन क्या करता है, क्या पहनता है, कैसे बोलता है, उसके आचार क्या है, उसके विचार क्या है, उसकी इंक्लूसिव पर्सनालिटी क्या रिफ्लेक्ट करती है, ये नागसेन है। तो मिलिंद उससे बहुत इंप्रेस होता है, क्योंकि उसको सिंपली किसी को जब सवाल पूछता था तुम क्या, वो बोलता था मैं ऐसा हूँ, मेरे ये वंशज है, मेरे वो वंशज है, मेरे बाबूजी टीचर थे, आम का था तब था। तो बोलता फिर मैं तुझे आमंत्रित करता हूँ मेरे दरबार में चर्चा, और बहुत सारे सवाल जवाब है, वो दैट मैटर नहीं करता। नागसेन क्या बोलता है कि मैं अपने आप को जानता हूँ, मेरे आचार क्या है, विचार क्या है, मेरा संचार क्या है, मेरे बोलने का लहजा क्या है, मैं क्या पहनता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, क्या करना चाहिए मैं जानता हूँ, इसलिए मैं अच्छा टीचर हूँ। सिमिलरली यू पीपल आल्सो हैव टू नो हु एम आई, मैं कौन हूँ, यानी तुम कौन हो, तुम्हारे आचार क्या है, तुम्हारे विचार क्या है, तुम्हारे सोच क्या है, तुम ग्रुप में कैसे बिहेव करते हो, तुम अकेले में कैसे बिहेव करते हो, तुम मम्मी के सामने कैसे बिहेव करते हो, पापा के सामने कैसे बिहेव करते हो, सहेली के सामने कैसे बिहेव करते हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैसे बिहेव करते हो, वो अपने साथ कैसा बिहेव करता है। इन सारों का मिलकर जो व्यक्तित्व तैयार होता है, उस व्यक्तित्व को बोलते हैं योर सेल्फ, आपका सेल्फ,
आपको जानने की प्रक्रिया का कंटेंट। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं तब तक आप सिस्टम को नहीं जानते हैं। हम लोग अपने आप को जानने से पहले ही सिस्टम को जानना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग खुद को जानने में विफल होते हैं। तीसरी स्टोरी क्लास इंग्लिश में बताओ, तीसरी थर्ड स्टोरी ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नाम की ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है? बराक ओबामा है, बैरक ओबामा। कौन था वो? He was a president of America. वो अपनी वाइफ मिशेल को लेकर प्रेसिडेंट होते हुए एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। तो मिशेल बोलती है, ये जो रेस्टोरेंट का मालिक यहाँ पे बैठा हुआ है, तुमसे प्रपोज करने से पहले इसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। तो वो बोलता, अरे वाह, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर तुम्हारी उसके साथ शादी हो गई होती तो तुम आज इस आलीशान रेस्टोरेंट की मालिक होती जिसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट खाना खाने के लिए आ जाया था। ये तुम्हारे लिए बहुत गर्व की बात है। मिशेल बोलती, ना, अगर मेरी उसके साथ शादी हो गई होती तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता। 23 इयर्स का ओबामा जब अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करके एक फर्म में काम करने के लिए जाता है तो अपने से 3 साल बड़ी मिशेल ओबामा उससे मिलती है। सीनियर थी उसकी। लॉ फर्म होते हैं यानी कोई सीनियर लॉयर फर्म चलाता है, नए नए लॉयर को सिखाता है कैसे लड़ना है, कैसे नहीं लड़ना है। सी वॉज हर, उसकी वो सीनियर थी। वो उसको डांटती थी, फटकारती थी, तो उसको समझ में आ गया कि इसमें कुछ है जो मुझे आकर्षित कर रहा है। तो उसको प्रपोज करता है। बोले, ये कैसे हो सकता? अभी हमारे यहाँ भी नहीं लड़का छोटा होना चाहिए, लड़की बड़ी होनी चाहिए, वहाँ पे भी सोचते वैसा। तो बोले, मैं तैयार हूँ, तू तैयार है क्या? हाँ, वो तैयार हूँ। सचिन तेंदुलकर की वाइफ भी उससे 2 साल बड़ी है। तो वो बोलता है कि तुम क्या बनना चाहते हो जीवन में? तो कुछ नहीं, मैं बनाना चाहता हूँ। I don't want to be a king or queen, I want to be king maker। कौन बोलता है? मिशेल ओबामा। तो बोलते, तुम क्या बनना चाहते हो? तो मैं अभी तक सोचा नहीं हूँ। उसकी माँ ने 3 शादियाँ की थी, उसके बाप ने 2 शादियाँ की। किसके? ओबामा की। बहुत खतरनाक स्टोरी है, आप पागल हो जाते हो। उसका पप्पा ब्लैक था, उसकी माँ वाइट थी। दोनों में प्यार हुआ है। ऐसे नहीं, अभी हमारे यहाँ पे जाति देखते तो थोड़ी प्यार होता है। प्यार तो किसी को भी किसी से हो सकता है, वो जाति धर्म से परे है। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। वो जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में केवल वो अकेला और एक अकेली ब्लैक लड़की पढ़ती थी, दोनों, एक लड़का और एक लड़की। तो बोले, मैं क्या बनूं जिससे मैं इस गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म कर सकूं, क्योंकि मैं वॉज द ओनली ब्लैक पर्सन हु इज नॉट एबल टू स्पीक इन अ स्कूल, क्योंकि बाकी सब गोरे लोग पढ़ते थे और मेरे जैसी एक लड़की पढ़ती थी, वो भी किसी के साथ बात नहीं करती थी और हमको कोई हंसना, इसलिए हम दोनों भी आपस में बात नहीं कर पाते थे। तो इस व्यवस्था को, तो वो बोलती कि मैं तुम्हें एक अच्छा लॉयर बनना चाहिए, उनके केस लड़ने चाहिए। मैं अच्छा लॉयर बनूंगा तो क्या होगा? बोलते, तो तुम अच्छे लॉयर बनोगे, तुमको कौन पहचानेगा? सिस्टम में चेंज लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो व्यवस्था में उसको वो मिशेल ओबामा बोलती है कि तेरे को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तो बोलती, क्या तुमको लगता है मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ? तुम अपने आप को जानो। तुम जब बोलते हो तो लोग केवल सुनते हैं। ही वॉज यूनियन लीडर। उसके पास बोलने की ऐसी असाधारण कला थी कि वो कला, इतना माहिर था वो कला में। वो 20-22 साल का लड़का जब बोलता था तो लोग केवल ध्यान से मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। अगर इस कला का तुम सही मायने में इस्तेमाल करोगे तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। उसने उसको बनाया। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम अपने आप को जानने की प्रक्रिया के लिए खुद ही जाने, अगर आपके आसपास कोई जानने वाला ऐसा है जो आपके हुनर को जानकर आपको पहचान सका है कि तू ये बन सकती है या तू ये बन सकता है, उस लोगों के साथ, जरूरी नहीं कि उसके साथ शादी करनी चाहिए। वो भी बैचलर था, वो भी बैचलर थी, इसलिए दोनों ने शादी कर दी। अगर कोई शादीशुदा आदमी बताएगा, बनाने लगे, तो क्या उसके साथ शादी करना जरूरी है क्या? वो कैसा होगा? इज इट राइट ऑन मॉरलिटी ग्राउंड? नहीं होना चाहिए। तो आपको जानने वाले लोगों के साथ भी समूह में दोस्ती करना बहुत जरूरी है। 4th स्टोरी, ये डिटेल में नहीं जाऊंगा। 4th स्टोरी, जब आदमी खुद को पहचानने में नाकामयाब होता है ना,
तो आपके आसपास कोई होता है जो आपको बताता है कि तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या कर सकते हो। तो ऐसे लोगों के साथ आपको दोस्ती बननी पड़ेगी, जो कि हमको बताएगा कि तुम क्या हो। ये बताने की प्रक्रिया क्या करेगा, वो शुरू करेगा। जरूरी नहीं कि वो आपका हस्बैंड ही होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपका वो पति होना चाहिए, आपकी सहेली भी हो सकती है, कोई अच्छा फ्रेंड भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपकी माँ भी हो सकती है, आपके बाबूजी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन आपको आविष्कृत होने का वो तरीका सामने आना चाहिए। दूसरा अमेरिका का एक प्रेसिडेंट हुआ है, उसका नाम था बिल क्लिंटन। नाम सुना है कभी? इसकी मम्मी ने भी 2 शादियां की, इसी बात में 3 शादियां। Why I am saying you purposefully? विभक्त फैमिली में रहने वाले बच्चे आम तो क्रिमिनल बनते हैं, ऐसा रिसर्च है। जो अपने माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, वो लोग क्रिमिनल बनने का इतिहास है। यार सम एक्सेप्शनल केसेस है। बिल क्लिंटन जब 4 महीने का अपनी माँ के गर्भ में था, तब उसके बाबूजी की मृत्यु हो जाती है। तो उसकी माँ का एक दोस्त उससे शादी कर लेता है। वो उसको तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन उस बेटे को एक्सेप्ट नहीं करता। वो उसको बहुत तकलीफ देता है, बहुत छेड़ना मतलब ना, चला बहुत तकलीफ देता है। ये क्लिंटन भी उसके सौतेले बाप का नाम है, उसका ओरिजिनल नाम दूसरा है। उसी को उसके 3 साल बड़ी उसके ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने और पढ़ाने वाली उसकी वाइफ मिलती है। क्या नाम है उसका? हिलरी क्लिंटन। नाम सुना है? हिलरी क्लिंटन का नाम सुना है? प्रेसिडेंट के लिए खड़ी थी अमेरिका के। वो भी पागल जैसा बोलता है कि मैं क्या बनूं, मैं क्या बनूं। उसको बोलते हैं कि तू ये बन, प्रोफेसर बन, ये बोलो बोल। ही वॉज ऑल्सो एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरेटर। तो बोले तू अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। शॉक ले हो जाते, मैं कैसे बन सकता हूँ? केवल बोलने की कला के आधार पर कोई इतने बड़े साम्राज्य का राजा बन सकता है कि हाँ बोलते। वो प्रोफेसरशिप करता है तुझे, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि जब मैं क्लास में बोलता हूँ तो बच्चे सुनते हैं क्या? सुनते हैं बच्चे, लोग सुनते हैं क्या? सुनते हैं लोग। सोशल वर्क शुरू कर देगा। और बिल क्लिंटन भी अमेरिका का प्रेसिडेंट है। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हम अपने आप को नहीं पहचानते तो किसी ऐसे पहचानने वाले के साथ रहना चाहिए कि जो हमारे पूरे भाव को जान सके, हमारे व्यवस्था में, हमारे जीवन में हमको सही मायने में गाइड कर सके। शिवाजी महाराज के स्किल को किसने पहचाना? जिजाबाई माता ने पहचाना, डेवलप किया। चंद्रगुप्त चाणक्य का भरी सभा में अपमान कर दिया धनानंद ने। कौन था धनानंद? नंद वंश का राजा था। क्या बोलता है वो? उसको बोलता है कि उधर से सिकंदर निकल चुका है, अगर उसने जमुना नदी पार कर दी तो समझ ले भारत का पतन संभव है। तू जाग जाए राजा, अपने राजपाट की मस्ती में और अय्यासी में डूबा हुआ रहा। धनानंद बोलता है निकल जाए यहाँ से, क्यों आया मेरे दरबार में? पंडित है तो बहुत ज्ञानी हो गएगा, चल निकल यहाँ से, जाके अपने तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम कर, टीचर नहीं बन सकता। वो अपनी चोटी के बाल खुले कर देता है, बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ जब तक मैं नंद वंश को खत्म नहीं कर दूंगा, सर्वनाश न कर दूंगा, तब तक अपनी चोटी में घाट निकल जाता है। भयानक गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। जाते जाते रास्ते में एक लड़का है, वो अपने राजा की तरह एक राजपाट पर बैठा हुआ है। 2-4 लड़के खेल रहे हैं, वो प्रधान की तरह उसको ऑर्डर दे रहे, तू जा वो सेनापति का प्रभार संभाल, तू जा तू मेरा खजाना संभाल, तू जा तू मेरे वित्त की तरफ ध्यान दे, तू जा वो 4 लोगों को पकड़ के ला, तू ये काम कर, तू वो काम कर। तो बच्चों को बोलता है कि बेटा तू कौन है, तू क्या कर रहा है? हम खेल रहे हैं, मैं राजा बना हूँ और ये मेरे राजपाट चला रहे हैं। तो बोलते चलो, वो चाणक्य बोलता है कि चल मैं तुझे राजा बनाता हूँ, तो चलो निकलो यहाँ से। चंद्रगुप्त क्या बोलता है, 12-13 साल का, चलो निकलो यहाँ से, मुझे ऐसा किसी ने बनाया हुआ राजा नहीं बनना है, मैं खुद राजा बनूंगा। एक जगह पर घनघोर अंधेरा है, घनघोर अपमानित किया गया है, दूसरी ओर फिर से अपमान किया गया है। ये वास्तविक राजा ने किया है, दूसरा काल्पनिक राजा ने किया है। एक का बहुत गुस्सा आता है, चोटी के बाल खोलकर कसम खाता हूँ कि तेरा सर्वनाश कर दूंगा। दूसरे पे प्यार आता है और बोलता है कि बेटा बराबर है, तू ही तेरा राजा बनेगा, लेकिन राजा बनने के लिए कुछ स्किल को जानने की जरूरत है, वो तो सीखेगा। चंद्रगुप्त हाँ कौन सिखाएगा? मतलब मैं तक्षशिला का प्रोफेसर हूँ, आजा मैं बनाऊंगा। वो उसको बनाता है, चंद्रगुप्त को वो बनाता है, समझाता है, उसके स्किल को
जानकर डेवलप किया जाता है। क्या है उसका स्किल? राजा बनना। वो राजा बनना चाहता है, राजा के उसमें सारे गुण है। कौन पहचानता है? टीचर जानता है, प्रोफेसर जानता है, उसको डेवलप कराता है और डेवलप करा के धीरे धीरे उसको मौर्य साम्राज्य के विस्तार तक पहुंचा देता है। आप लोग खुद को जानो, खुद को जानने के बाद अपने छात्र के गुणों को जानो और उनको डेवलप करने के लिए प्रैक्टिकल यहाँ पर इनकलकेट किया गया। ये जरूरी है कि हम अपने आप को जानेंगे, जरूरी है हम भी अपने आप को जानें। इसके लिए बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। अब तक किसी ने एक आधी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है? बोला जाए होना चाहिए योगानंद, ठीक, गुड। और किसी ने पढ़ी? हिंदी के लोग पढ़ते हैं बहुत सारे। बोलो क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? चलाया बढ़िया। तो ऑटोबायोग्राफी हम लोगों को इंस्पायर करती है कि उसके जीवन में किस तरह से टर्निंग पॉइंट आते हैं और हम इसके तो आप बेसिक बातें आपको समझ में आ गई। अभी आपकी उम्र 22-23 साल है, 24 साल है, 25 साल है, नॉट मोर देन 30, बराबर है। अभी से आप एक्स्ट्रानियस पढ़ना शुरू कर दो। आपको वो छात्रों के हुनर संभलने आने चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे मोड़ आएंगे कि आप उसको अच्छा बताने की कोशिश करोगे लेकिन वो नाराज हो जाएगा। चाणक्य चंद्रगुप्त को जहर पिलाता था, पता है आप लोग क्यों? चाणक्य उसको जहर दिया करता था, तो वो उसको सब पता ही नहीं वो जहर, वो प्याला बना के गुरु ला के दिया जाता था, दूध में पॉइजन लगा के पिया करता था वो वहाँ पे। तो एक बार वो पॉइजन डालते हुए देख लेता है और वो चाणक्य को पूछने लगता है कि तुम मेरे को जहर दे रहे हो। अरे गुरु, मैं जो भी हूँ वो तुम्हारी वजह से, तुम मुझे बोलते मारना चाहते तो बोलो, मैं तुम्हारे सामने अपने खुद को स्टैप करता था, वो मर जाता हूँ टेबल पे, मैं तुझे अभी इसका ये नहीं करेगा। क्योंकि उस जमाने विष कन्याएं हुआ करती थी, वो विष कन्याएं भी आदमी का वध किया करती थी। उस जहर का तेरे ऊपर कुछ ना असर हो जाए, इसलिए तेरे शरीर को मैं जहर को डाइजेस्ट करने की सिस्टम थोड़ी मात्रा में वो दिया करता। तो ऐसे भी मोड़ आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम चाहते हो कि इसमें बहुत स्किल है या कुछ कर सकता है, लेकिन वो तुमसे नफरत करेगा, वो तुमको पसंद नहीं करेगा, वो बिल्कुल तुमसे दूर भागने की कोशिश करेगा। ऐसी सिस्टम में मोड़ आने के बाद भी आप लोगों को उसको लपकना है, उसको पकड़ना है और पकड़ के उसकी सिस्टम में क्या करना है, उसको क्रिएट करने के लिए तैयार करना है। आखिरी स्टोरी बताओ, बोलोगे? हाँ, आखिरी स्टोरी बताता हूँ। तैमूर लंग का नाम सुना? कौन था वो? मुगलिया सल्तनत की विरासत चलाने वाला। हाँ, मैंने बोला कौन था तैमूर लंग? हाँ, मुगलिया सल्तनत की विरासत चलाने वाला है। अकबर का दादा नाना हुआ होगा कोई। मुगलिया सल्तनत की शुरुआत उससे की है, पता है? बाद में बाबर है, अकबर है, शाहजहां है, हुमायूं और आपका प्यारा सलीम है, उधर ही है। सलीम पता है ना आपका? जहांगीर सलीम। हम लोग ताजमहल बोले तो खुद खिलाते हैं, लेकिन इनकी विरासत को नहीं जानते। राणा तैमूर लंग एक पैर से लंगड़ा था। बाबर से पहले जितने भी अफगान से लोग यहाँ पर आए, उन्होंने व्यवस्था को लूटा और चले गए। दे डोंट वांट टू रूल ओवर द इंडिया। उनको इंडिया में रुचि कोई नहीं थी। लेकिन बाबर ने उनके सारे किस्से सुने थे कि इंडिया क्या है, सोने की चिड़िया है, बहुत विशाल का है, साम्राज्य है, ऐसा है, वैसा है, यूं है, क्यों। बाबर ने पहली बार भारत में साम्राज्य विस्तार करने के बारे में सोचा। बाबर को इनविटेशन किसने दिया था? भारत आने का इनविटेशन किसने दिया था? राणा सांगा। राणा सांगा का नाम सुना है? राणा सांगा, राणा तांगा, राणा पांगा, ये महाराणा प्रताप के वंशज है पूरे। बोले महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, लेकिन अपने राजपूतों की आन बान शान को खोने नहीं दिया। रिसर्च कैसे गलत होता है ये सुनने की कोशिश करो। राणा सांगा को लगा कि मुगलिया सल्तनत के अरब लुटेरे जितने भी आते हैं
कुछ थोड़ी बहुत संपत्ति लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। मुझे पूरे उत्तर भारत पे कब्जा करने के लिए ये दूसरे राजपूत इसमें क्या कर रहे हैं, अटकाव ला रहे हैं। वो इन्विटेशन बहुत भेजता है, किसको, बाबर को आजा बोलता है, लूट के चला जा और मेरा साम्राज्य स्थापित कर दे। राणा सांगा का रिसर्च गलत साबित होता है, क्योंकि बाबर अपने आप को प्रिपेयर करता है कि अगर मुझे किस व्यवस्था में राज करना है तो हिंदुस्तान की सरजमी पर मुझे राजा बन के रहना है। बाबर बोलता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। हुमायूं को प्रिपेयर करता है, बहुत घूमता है वो जब पहला युद्ध हार जाता है तो वो इर्द गिर्द के इलाके में, लेकिन वो वापस अफगानिस्तान में नहीं जाता है, यहीं पे घूमता है। फिर हुमायूं प्रिपेयर करता है और उसके बाद अकबर, और अकबर की वो विरासत है। तुम भी ऐसे किसी स्टूडेंट को रिसर्च कर कर गलत साबित करने की या उसके भूतकाल के अनुमान के आधार पर प्रेडिक्शन करने लग जाओगे तो समझ लेना कि गलत चलोगे। किसी भी इतिहास को अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर स्थापित करने की कोशिश करोगे तो ही कामयाब होगे, अन्यथा कामयाब होगे नहीं। इतिहास को जान लो, जो इतिहास को नहीं जानता है वो कुछ नहीं जानता है। और इतिहास को जानने से पहले सबसे पहले खुद को जानो। खुद को जानोगे तो क्या जानोगे, नहीं जानोगे तो कुछ नहीं जानोगे। बराबर है। आज एक भी शेर नहीं मिलेगा सुनने। चलो नेक्स्ट, 5 एक्टिविटीज आप लोगों को करनी है। क्यों इतनी सारी स्टोरीज बताई मैंने आप लोगों को? इतनी स्टोरीज बताने का क्या मकसद हो सकता है? प्रत्येक एक्टिविटी से रिलेटेड आई एम नेक्स्ट नाम की एक मूवी है जी पर, अगर आपके पास टीवी है ऐप पे देख लेना। आई एम नेक्स्ट, आई एम नेक्स्ट नाम। तो देखो, हम कितनी भी इक्वालिटी की बात करो, जेंडर डोमिनेंस जो लड़की का होता है ना, उसको स्थापित करने में बहुत समय लगता है। ये मूवी बहुत उस पर ये करती है। क्या करती है, भले आप किसी इससे प्रभावित हो सकते हो, लेकिन हमको हमारे सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है। 14 साल की लड़की है, मैथमेटिक्स का एक अच्छा टीचर मिलता है, उसको बहुत समझाता है और तो उसका रेप करता है। 14 साल की लड़की कुछ भी सिस्टम को समझ नहीं पाती है, उसको पढ़ाने के बहाने से बुलाता है और वो नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स से था और सत्य घटना पर आधारित है। फिर वो कैंपेन चलाती है। आमतौर पर अगर किसी लड़की के साथ कुछ दुष्कर्म हो जाए तो सबसे पहले उसके घर वाले उसको दबाते हैं, क्योंकि वो उछाला जाता है समाज में, तो उसको वो इज्जत प्यारी होती है। तो इसमें उसका बाप जो होता है, उसका पापा बोलता है कि नहीं दबाएंगे, हम लड़ेंगे, तेरे लिए लड़ेंगे। वो माँ इमोशनल होती है, उस पर वार करती है, क्या मुँह काला किया। तो उसने बोला कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। शी गॉट प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट इन द कोर्स। तो वो इतना स्ट्रगलिंग इवेंट्स है। वो वास्तव में दिल्ली में हुआ है, निर्भया नहीं हुआ है, निर्भया के बाद हुआ है, क्योंकि हमारे कानून में उसको इजाजत नहीं है। तो ये सिस्टम समझ लो, क्योंकि अब क्या होता है मालूम है, ये क्यों बताना जरूरी है कि हम किसी से बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं, तो वो क्या उसकी एक झलक पाने के लिए पागल होते हैं। अगर वो उसके अंदर मोरालिटी का ग्राउंड नहीं रहा ना, वो क्या करेगा, तुम्हारा इस्तेमाल करेगा और छोड़ देगा। ये फैक्चुअल बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आज मैं टीचर बोल के बता रहा हूँ, क्या कर कोई जरूरी नहीं कि वो अच्छा बोलता है, अच्छा काम करता है, अच्छा पढ़ाता है, इसलिए उसके सारे गुण अच्छे हो, उसकी अपनी कोई मर्यादा हो। तो ये सारी बातें ध्यान में रखकर आप लोगों को कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा। वो क्योंकि सेल्फ को ढूंढो, सेल्फ को ढूंढो, सेल्फ को ढूंढने में अगर किसी गलत आदमी के चक्कर में आ गए तो ये गॉट रॉन्ग इंटेंस विथ यू। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन दैट सिचुएशन। ये देखो कभी टाइम मिलेगा आप लोगों को, तो ये ऐसे मूवीज जो होते हैं और वेब सीरीज है कुछ जो वास्तविकता के आधार पर होते हैं, वो देखना जरूरी होते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि आप जब एडल्सेंस के बच्चों के साथ ट्रीट करोगे ना, अभी वो पहला और दूसरा लेक्चर लिया है हमारे गुरुजी ने, तो मैं लूंगा वो बाद में, इसलिए आपको एडल्सेंस सिस्टम होना क्या है वो पता होना जरूरी है। कुमार अवस्था क्या होती है और कुमार अवस्था में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सपने बेचने की कला आनी चाहिए। सपने क्या होते हैं? हाँ, सब सपने इमेजिनेशन, और जो आदमी वास्तव में नहीं कर सकता वो सपने में कर सकता है। बराबर है। मुझे राहुल गांधी से प्रेम हो गया, आपके सपने में आ सकता है, उससे शादी हो सकती है कि हमारी
राहुल गांधी क्यों आया, शाहरुख खान क्यों नहीं आया, ये क्या आ सकता है? बराबर है। आपके शाहरुख खान आता है, जो लड़के एडल्ट के होते हैं उनके सपनों में कुछ नहीं कैटरीना कब आएंगे, ये सेम होता है। चलो एक प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। बंद कर दो सब किताबें, बंद कर दो। आंख बंद करके जोर से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है। वैसे नहीं करने, कभी गलत नहीं करने, टाइम होता है फिर और बोलते सिद्धार्थ सर मार्क्स नहीं देते बोलते। भाई जो बोलता है वैसा वो लोग करते नहीं है और फिर बोलते सिद्धार्थ सर ना ढोल कंजूस है, मार्क्स ही नहीं देते हैं। क्या करना है, 1 2 3 बोलूंगा, वैसे सांस जोर से लेनी है, ऐसे वैसे, बराबर है। और कहाँ पर महसूस होता है इसको ढूंढना है। नश्वास हो गई क्या? हाँ चलो ठीक है। प्रेक्षार्थ, हाँ अर्थपूर्ण, हाँ चलो। एक आँख बंद करो सब, एक करो बंद, 1 2 3। क्या महसूस कर रहे हो? नहीं, आवाज इसलिए जरूरी है कि भाव का पता चलता है, अंदर क्या चल रहा है, वो तूफान बाहर आता है। चलो आँख बंद करो, 1 2 3। कंसिस्टेंट अब 3 बार करना है। 1 2 3 2 और काम रहो, शांत रहो। अभी क्या करना है, सांस को अंदर रोकना है और 10 तक मनी मन में गिनना है। सांस को अंदर रोकना है, अपने ब्रीथ को इनहेल करने के बाद 10 तक गिनना है। 1 2 3 4, जोर से नहीं गिनना है, मनी मन में गिनना है। हाँ 1 2 3। चलो अभी 20 तक गिनना है। छोड़ो छोड़ो, 10 तक सबने गिन लिया क्या? सब 20 तक होगा क्या? होगा ना? हाँ जितने हो गए, कंपलसरी नहीं करना है तो करो, मत करो। सांड्रा तो कर ही नहीं रही है, मैं कुछ कंपलसरी नहीं है। वो मेरे को देख रही है मैं कर रहा है कि नहीं वो। अभी मैं ठीक है। हाँ चलो कितने तक करना है? 1 2 3। रिलैक्स। कितने लोग हैं जो नंबर छोड़ के कुछ और याद आ रहा है दिमाग में? राहिला क्या आया मन में, बोलो। हाँ तुझा काय मनात आलं ज्योती? काहीच नाही आलं। नंबर आले का? नंबर तुम भाव ही नहीं दिया ना। और कोई है क्या जिसको नंबर छोड़ के कुछ और याद ना? जंगल आणि और एनीबडी एल्स? नंबर छोड़ के किसके मन पे कुछ भाव आया क्या? हाँ हाँ नहीं आ गया। और
हाँ तेरे क्या? चाय तूने सुबह चाय नहीं पी क्या? पी नहीं ना? वो रह गई चाय पीने की इसलिए वो चाय और कोई है? हाँ बोलो। हाँ कुछ हुआ है सुबह पोल्यूशन के संदर्भ में? अच्छा क्यों आया? उसका कुछ इंटर रिफ्लेक्शन है? हम डेली चांद की तरफ देखते हैं ना रोज में, दैट्स व्हाई वी आर ऑब्जर्विंग। तो वो इमेजिनेशन हमारे सर पर ज़्यादा काम कर। सुनो अब, किसी किसी के मन में बहुत सारे ख्याल आए हो पर यहाँ बताना नहीं चाहता। तुम्हारे चेहरे की हंसी और माथे का पसीना देखकर हम समझ जाते हैं कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है। ऐसे 15 साल तक साइकोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं। ओके मत बताना है, मत बताओ। अब सुनो अभी 20 तक कैलकुलेट नहीं करना है, बस खामोश रहना है, शांत रहना है और क्या विचार आते हैं उसको ये करना है। हाँ रोक के रखना है जब तक तुम कर सको। एक कंपल्सरी नहीं करना तो करो, मत करो, मेरे तरफ देखो। चलो किसी को अपने अमल का हिसाब क्या दे, सारे सवाल गलत तो जवाब क्या दे। वो हमारी आंखों में ढूंढने चाहते हैं उनके फलसफे को। अरे हम क्या बताएं उनको हमारे फलसफे में कौन छुपा हुआ है। अरे हर चीज को सुनना जरूरी नहीं, कुछ चीज आंखों में देख के भी महसूस करनी चाहिए। मैं आज शेर सुनाने वाला नहीं चाहता था लेकिन माहौल ही नहीं बन रहा है। चलो सोफिया और सानिया नहीं आई? अरे मैं कुछ अच्छा चलो देखा तो एक ही नजर आया। अभी क्या करना है? बस दिमाग को खामोश रखना है, शांत रखना है और शांत रख के क्या करना है? बस ऑब्जर्व करो मैंने क्या रोका है। हाँ 1 2 3 रिलैक्स। क्या सोचा शायमा? हाँ क्या क्या था? पूरा रेड। अच्छा ठीक है। और हाँ कितने को लाल लाल दिखा? किसी को ब्लू दिखा क्या? ब्लू? हाँ हाँ सबको वैसे देखा। और रुचिका तुला दिस लगा? ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो घर में। 10 20 30 गिनने तक काउंट करने का। उसके बाद कुछ भी नहीं करेगा। अगर तुम 100 तक कैलकुलेट कर रहे हो तो तुम तुम्हारे व्यक्तित्व में एक परिवर्तन पाओगे। तुम देखोगे तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन की क्षमता बढ़ गई है।
यू प्रैक्टिस इट। मैंने वो किया है और मैंने वो आजमाया है और मैंने प्रैक्टिकल मैं मेरी बेटी के ऊपर भी करता हूँ, किया है एक्सपेरिमेंट। शी इज आल्सो डूइंग गुड रिजल्ट। इससे हम अपने अंदर झांकने के लिए प्रिपेयर करते हैं। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही होता है। आदमी जो सोचता है वैसा ही होता है, और ये मनोविज्ञान का बेसिक सिद्धांत है। मनोविज्ञान का बेसिक सिद्धांत है। अगर तुम चाहोगे कि मैं अच्छी टीचर बनूं, अच्छी टीचर बनूं, तो सेल्फ इंस्ट्रक्शन टेक्निक की वजह से तुम अच्छी टीचर बनोगे। अगर तुम इसको एक बोरिंग कंटेंट के लिए, सिर्फ डिग्री के लिए ढूंढोगे, तो ये तुमको सिर्फ केवल एक डिग्री मिल जाएगी, आप टीचर नहीं बन पाओगे। तो रोज सुबह उठने से पहले या सोने से पहले आप अपने भाव को इंस्ट्रक्ट करो कि मुझे 15 मिनट या 20 मिनट या 15-20 मिनट मत करो, 100 गिनने तक रखो। क्योंकि टाइमिंग हम बाहर के दुनिया से बाहर चले जाते हैं तो हमको समझ नहीं आता है। बस मन ही मन में 100 तो कैलकुलेट कर लेते हैं। कितने तक? पहले 10 करो, 20 करो, 30 करो, 40 करो, 50 करो, 100 तक करो। गॉट इट? उसके बाद रिवर्स कैलकुलेट करने के 100, 99, 98, 97 एक्सपेरिमेंट करो। कितने दिन तक एक्सपेरिमेंट करना है? 1 महीना तक। हाँ, और फिर उसके बाद तुम तुम्हारा असर देखो उसके ऊपर। यू कांट इमेजिन, मैंने 15 दिन में नेट और सेट पास किया। कितने दिन में? 15 मिनट। और 15 दिन में कितने मिनट करता था? 10 मिनट करता था। तुम्हारे मन के पूरे भाव निकल जाते हैं धीरे धीरे। तुम जिस चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो ना, उसी पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है। और रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, मैं कोई ओम बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, या मैं कोई इबादत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इट इज यूजलेस। नंबर तो सब काउंट कर रहे हैं। वो पढ़ा है 1 से 100 तक, तभी तो आ रहे हैं। दिमाग को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दिमाग तो सबके पास है। तो इसको काउंट करो, रिवर्स में काउंट करो। 1 से 100 तक करो, 100 से 0 तक करो। जैसे रिवर्ट करने लगोगे तुम लोग, 15 दिन में तुम्हारा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु नाम की एक मूवी है, किसने देखी है? रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। मर्दानी 1, मर्दानी 2। मर्दानी 1, 2 दोन्ही पाहिले? तेजस्विनी नाम का मूवी देखा है? तेजस्विनी देखे? कितने लोगों ने तेजस्विनी देखा है? काय पाहिला असेल? हाँ हाँ, एक पुलिस इंस्पेक्टर असते हैं। देखिए, ये देखो, द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु नाम की मूवी है। देखी नहीं है तो देख लेना, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लगेगा। डाउनलोड भी होती है, डाउनलोड करोगे तो ऑफलाइन देख सकते हो। किसी से रिका में चैटिंग से करने का समय थोड़ा सा निकाल लोगे तो उसमें भी मजा आएगा। हाँ, जो करते हैं वो बराबर हंस रहे हैं। जिनके दिल में कोई मलाल नहीं है वो अपने काम में बैठे हैं। ठीक है? दूसरी है मर्दानी 1, मर्दानी 2 मूवी, दोनों देख लो। दिस मूवीज आर नथिंग बट ऑटोबायोग्राफीज। किसी की ऑटोबायोग्राफी है। वो आपको सिखाएगी कि कैसे लड़ना चाहिए। आज से अगर आप लोग ये बेसिक बातें इंप्लीमेंट करते हो तो समझ लो कि तुम अपने आप को समझना शुरू कर रहे हो। प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन नहीं भी करना है तो नंबर काउंट करो। नंबर काउंटिंग टेक्निक इज मोर इफेक्टिव देन मेडिटेशन। व्हेन आई वाज 25 years old, मैं वो इगतपुरी में गया था। मेरे को मेडिटेशन समझ में ही नहीं आया। मेरे को मेडिटेशन समझ में ही नहीं आया। उस वक्त हमारा चल रहा था, हमारा घर का, तो मेरे को बस वही दिख रही थी सामने मुझे। वो बाबा के सामने हमने देखा था। हमारा मैरिज एंगेजमेंट हो चुकी थी और हमने तय किया था कि हम दिवाली में करेंगे। उसका बाप डिवाइस में था, बोलता था कुछ बन जाए तो कुछ फिर करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा बोल के। तो वो वही दिखती थी मेरे सामने, होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा कि नहीं। वो महाराज वो आचार्य, वो 10 दिन बिल्कुल बोलने नहीं देते, कुछ नहीं, एकदम चिड़चिड़। वहाँ पे बोलना भी आर्य मौन व्रत होता है। आर्य मौन व्रत होता है। ऐसा आंखों से भी नहीं करना, ऐसा भी नहीं करने का। बस वो कर रहा है, अगर वो नल के पानी पी रहा है तो उसका पूरा पानी होने तक सिर्फ खामोश खड़े रहेगा। चेहरे पे भी कोई भाव नहीं आते। कभी जाकर आओ, बहुत लोगों को उसका असर हो गया है। हाँ, धम्मगिरी इगतपुरी में है ना। हाँ, वहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन है, सबके लिए खुला है। पैगोडाला भी है, बहुत सारे। उसको राका ज्वेलर्स फंड करता है, मालूम है? राका ज्वेलर्स पुणे का, उसको फंडिंग करता है।
उसने अध्यात्म की ग्रेट शक्ति मिलती है और पूरा काम से कॉन्सेंट्रेट होता है। यूट्यूब पर एक वीडियो है सीक्रेट रहस्य, हाँ रेड बुक है, उसका वीडियो भी अवेलेबल है और उसकी बुक भी अवेलेबल है। अगर पढ़ने में रुचि है तो बुक को पढ़ो, या सुनने में अच्छा लगता है तो यूट्यूब पे वीडियो देखो। ये तुम्हारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगी, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी। इसमें ऐसी ऐसी स्टोरीज है, जो स्टोरीज आप लोग जानोगे तो आपको लोगों ऐसा हो सकता है। एरोप्लेन क्रैश होकर एक आदमी मृत्यु की शैया पे जाता है, उसको लोग बोलते हैं कि तू, डॉक्टर बोलता है कि अभी तू 4 दिन का मेहमान है, तू खत्म होने वाला है। वो बोलता है कि तू क्या मेरे को खत्म करेगा, मैं ही तेरे को खत्म कर देता हूँ, तेरी व्यवस्था खत्म कर दूंगा। वो अपने किसी भी भाव को मन के अंदर आने नहीं देता है, बस आई एम गेटिंग गुड, आई एम गेटिंग गुड। जीसस इज ब्लो कर रहे हैं मेरे ऊपर, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे वक्त हर वक्त मेरे सामने है। अभी मैं 2 दिन में चलने लगूंगा, फिर मैं दौड़ने लगूंगा, मैं एकदम फिट हूँ, मेरे चेस्ट में कोई पेन नहीं है, आई एम एकदम एग्जिस्टेंस, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं चढ़ रहा हूँ। ऐसे पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दे के इसलिए डॉक्टर ने बोला कि तू 4 दिन में मरने वाला है, वो आदमी 8 दिन में चलने लगता है, 15 दिन में एकदम फिटाफाट होता है। क्योंकि तुम जैसा सोचते हो वैसा क्रिएट करते हो। एक्सपेरिमेंट करो, ऐसे एक्सपेरिमेंट लाइफ में करो, तुम्हारा लाइफ एकदम टर्न हो जाएगा। शरद पवार को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, शरद पवार का नाम सुना है? उसको बोला कि तूने मामू तू अब जाने वाला 6 महीने में, क्या बोला है? बहुत कर ली राजनीति, बहुत सता लिया लोगों को, तुम्हारा लाइफ कितना है? वो डॉक्टर को बोला अबे पगले, मैं तेरे को मृत्यु शैया पे छोड़ने आ जाऊंगा, मेरे को मृत्यु का भय मत दिखा। क्या बोला? मैं तेरे को तेरी मृत्यु के शैया पे छोड़ने आ जाऊंगा, तू मुझे मौत का डर मत दिखा। हाई लेवल का कार्य मुंह देखा ना कहता हमारे डॉक्टर ने 20% चांस दिया क्या था? की जाऊ शकतो। स्टोरी नंतर आहे। तो उसने क्या बोला कि तू 6 महीने में मरने वाला है। स्टार्टेड गिविंग अ पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन टू हिमसेल्फ। अमेरिका गया, ऑपरेट किया, तो पूरा जबड़े के कैंसर को उतार के फेंक दिया वहाँ। उसकी ऑटोबायोग्राफी है लोक माझे सांगाती, लोक माझे सांगाती, मराठी है, इंग्लिश वर्जन भी है, मुझे याद नहीं है। अगर आदमी को किसी का चरित्र पढ़ना है पॉलिटिशियन का तो शरद पवार का पढ़ो, लोक माझे सांगाती मराठी में है, इंग्लिश में भी है, मुझे नाम आएगा मैं बता दूंगा। वो राजकीय आत्मचरित्र, उसका राजनीतिक आत्मचरित्र है, उसमें लिखा हुआ है, वो पढ़ो। उसमें वो बोलता है कि उस कैंसर को अगर मैं देखकर बैठता तो शायद मैं 3 महीने में मर जाता। मैं बोलता था तो मेरे 4-4 नैपकिन आधे घंटे में खून से गिले हो जाते थे, मुझे रखता न थे, बोलता ना तर ते असं आता लाळ गळते ना त्याच्या तोंडातून, तुम्ही पाहिलं असेल तर ते रक्त पडायचं असं त्याच्या तोंडातून, तो लोकांना अशी खूप कीव यायची, उनकी बहुत ये होता था। वो दिन में 10-10 ड्रेस बदलते थे, क्योंकि व्हाइट कपड़े पहनते थे तो थोड़ा भी आ गया तो ये पर, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने आप को, ही वॉज मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, काम में इतना व्यस्त कर दिया कि निगेटिव थॉट्स को अपने अंदर आने ही नहीं दिया। आज तक आदमी जिंदा, 84 ईयर्स की उम्र है, 15 साल डिटेक्ट हुआ है कैंसर हो गया। सिस्टम में तुमको कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम नहीं हारते। तुमको अच्छा टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम अपने आप को नहीं रोको। तुमको एक अच्छा इंसान होने से कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम अपने आप को नहीं रोको। सीख लो, बना लो, अपने आप को प्रिपेयर करो, और अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को जानना जरूरी है। पहले अपने आप को जानो। उसने जाना है, मेरे सिस्टम को हराने का दायित्व किया है। 28 एमएलए लेके पूरी भारत की राजनीति को हिलाया है। ये कैंसर किस खेत की मूली है? उसको तेल लगाया हुआ पहलवान बोलते हैं। तेल लगाया हुआ पहलवान पता है? तेल शरीर को पहलवान चेहरा ना, ताकि पटक देने में कोई हाथ न लग जाए उसको। उनको राजनीति का तेल पहलवान बोलते हैं। वो किसी के ध्यान में नहीं आते उनकी आइडियोलॉजी क्या है। कभी बीजेपी का समर्थन करेंगे, कभी मोदी का विरोध करेंगे, उद्धव के साथ सरकार बनाएंगे, कभी कांग्रेस में जाएंगे, कभी बोलेंगे इसके साथ, कभी उसके साथ। क्या करें? मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पर्सन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। 16 साल से कैंसर को हरा दिया है। दुनिया के इतिहास में कैंसर को हराने वाले बहुत कम लोग हैं। वो आदमी अपने आप को जानता था, मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं भारत की राजनीतिक बुनियाद को हिला सकता हूँ तो कैंसर किस खेत में होगी। खलास, फिनिश, एंड अप। कैंसर जैसी बीमारी को हराने के लिए एक आदमी काम कर सकता है, तो हमको तो बनना है, अपने आप को बनाना है। तुम जैसा अपने आप को बनाओगे वैसा तुम बनोगे। कसाब का नाम सुना है?
काय के लिए आया था? लोगों को मारने के लिए आया था। कुरान का बहाना देकर उसे बनाया गया था। किस लिए? मारने के लिए तैयार किया गया था। किस लिए? उसको पता था कि मैं भारत में खुली गन लेके जाऊंगा, लोगों को मारूंगा तो कोई गोली आकर मुझे भी मार सकती है। लेकिन उसके विचारों पर ऐसी बातों ने कब्जा करके रखा था कि उसके पता है कि मुझे बस लोगों को मारना है, मारना है, मारना है, मारना है, चाहे मैं मर क्यों न जाऊं, लेकिन लोगों को उसको मारने के लिए लोगों ने तैयार किया। उसको लोगों ने मारने के लिए, मारते मारते मर भी जाऊंगा तो वो मरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो तैयार हो गया, आ गया। प्रिपरेशन ऑफ अ माइंड। हम लोगों को किसी को मारने के लिए तैयार नहीं करना है, हम लोगों को खुद तैयार होना है और एक प्रगल्भ राष्ट्र बनाने के लिए तैयार करना है। बराबर है? वो उधर शांति सेना भेजी थी उधर, किधर? श्रीलंका पे। श्रीलंका में तमिलियन और सिंहली दो गुट है, काम करते हैं। तमिली बोलते हम वहाँ के मूल निवासी है, सिंहली बोलते हम वहाँ के मूल निवासी। तमिलियन हिंदू है, सिंहली बौद्ध है, दोनों में संघर्ष चल रहा था। राजीव गांधी ने उधर शांति सेना भेजी थी। शांति सेना यानी मिलिट्री के लोगों को बंदूक देख के आदमी शांत हो जाता है। शांति प्यार। अगर कोई विद्रोही आदमी है, दोनों आपस में झगड़े कर रहे हैं, तुम उसको प्यार से समझाओगे तो सुनेगा क्यों? हाथ में बंदूक लेके खामोश रहे तो 2 गोलियां मार दूंगा, डर जाता है कि नहीं? वो बंदूक हाथ में लेके भेजा, उसको नाम दिया शांति सेना। शांति सेना कैसे होना चाहिए? उधर उसका एक पति मर गया, वो बेवा तैयार हो गई उसको लोगों ने राजीव गांधी को मारने के लिए तैयार कर दिया और मरने को तैयार कर दिया। उसने अपने शरीर पे पूरा बॉम्ब लपेट लिया और राजीव गांधी को झपट लिया। साउथ में पता है ना, 92 में राजीव गांधी के पिता की मृत्यु, मार दिया उसको। उन तमिली विद्रोहियों ने मरने के लिए प्रिपेयर किया था। उसको पता था ये ह्यूमन बॉम्ब है, अगर मैं अपने शरीर को लपट कर उसको मार दूंगी वो तो मर ही जाएगा, लेकिन मैं भी मर जाऊंगी। उसको प्रिपेयर किया था। किस लिए प्रिपेयर कराया? क्या था? मरने के लिए तैयार किया था। अरे हमें ना मारने के लिए तैयार करना है, ना मरने के लिए तैयार करना है। हमको हमारे छात्रों को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए तैयार करना है। क्या आप लोग तैयार होंगे? यस और नो? करोगे तैयार? तो लोगों को तैयार करने के लिए अपने आप को तैयार होना पड़ेगा ना। तुम्हारे बोलने के लहजे में वो अंदाज होना चाहिए कि छात्रों को बस सुनना चाहिए। तुम जब बोलोगे तो छात्रों ने सुनना चाहिए। टेक्निक सेवरल वीडियोज आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। कैसे बोलना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए, ज्ञान को कैसे अर्जित करना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे देखना चाहिए, कहीं पे मुड़ना चाहिए, इन सारी बातों को। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं कल क्या था, आज नहीं हूँ, मैं कल क्या रहूँगा, किसी को पता नहीं है। इट इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को कंटिन्यूअसली अपने आप में चेंजेस करते रहो, कंटिन्यूअसली अपने आप में एक नए उपहार के साथ आगे 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 बढ़ते रहो, तब तुम परिवर्तन पाओगे। हमारा टीचर एक बार जॉब लग गया तो जिंदगी में कुछ करता ही नहीं हो। एक बार नोट्स निकाल लिए, पीपीटी बना लिए, बस वही ये साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 25, वो रिटायर्ड होने तक वही पीपीटी यूज करता है। टोटल रिडिकुलस नॉनसेंस। कंसिस्टेंटली डेटा में अपग्रेडेशन रखो। तुम जैसा बोलते हैं स्टूडेंट तुमको कॉपी करेंगे। अभी आप लोगों की उम्र ज़्यादा है, आप लोग मेरे को कॉपी नहीं करोगे, लेकिन जब स्कूल में जाओगे ना, 7वीं 8वीं 10वीं तक बच्चे जब तक एडल्सन पीरियड में काम करते हैं तब तक 2 ही चीज़ों को फॉलो करते हैं। पहले वो अपने मम्मी को या पापा को अपना आइडियल मानते हैं। लड़की रही तो अपने पापा को मानती है, लड़का रहा तो अपनी माँ को मानता है। देख लो, इतिहास है। अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन होता है। माँ और बेटी में क्या है अपोजिट, लेकिन वो होता है नेचुरल। देखो बेटी होती है ना, वो बेटी माँ को कोई आप छोटी बच्ची संध्या मैडम माँ से एक्सपीरियंस संध्या मैडम है ना, वो पापा छोटी सी बच्ची है, थोड़ा समझ में लग गया है उसको, वो आके अपने पापा को लिपट जाती है और उसकी मम्मी आगे नहीं बोलती चल तू हट यहाँ से, बाहर बैठने मत दे, उसको नजदीक नहीं आने देती। आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अभी शादी होने के बाद आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। संध्या मैडम उसको एक्सप्लेन कर सकती है, एलाबोरेट कर सकती है क्यों। और लड़का रहा तो वो मम्मी के पास बाप को नहीं आने देता, चलो हटो मत, मेरी मम्मी बोलते हैं। अब उनको क्या पता है क्या हुआ था तब तेरा अस्तित्व आ गया है। तो दे हैव आइडियल। लड़की अपने पापा को आइडियल मानती है और लड़का अपनी माँ को आइडियल मानता है, दोनों बनते हैं उसका। इसलिए बाप का और बेटे का बिल्कुल नहीं जमता है। वो बाप को बोलता है तू चुप, मैं नहीं करता, करो, नहीं सुनता। लड़की माँ को बोलती है हाँ नहीं बोलने का, तुम बोलो करो। लेकिन पापा बोलेंगे तो लड़की सुनती है, बेटा बोलेगे तो माँ सुनती है। होता है ऐसा? ऐसा तो हो रहा है घर में, ऐसा ही होता है, ऐसा ही है ना। मनोविज्ञान काम कर रहा है। मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उस मनोविज्ञान को रिफ्लेक्ट कर, ऐसा ही होता है। वो इमोशनल अटैचमेंट होती है उन भाव के साथ। व्हाट इज पॉइंट?
न मरने के लिए तैयार करना है ना मारने के लिए तैयार करना है। हाँ, अभी 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 दो बेसिक बातें समझ में आ गई। सबसे पहले क्या है, जब तक तो हम तैयार नहीं होते ना तो आप किसी को तैयार नहीं कर सकते। ये टीचिंग लर्निंग इज नॉट अ मैकेनिकल वर्क। ये कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं, एक बिल्डिंग बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई। आपने सुना होगा आपके 10वीं तक पढ़ाने वाला कोई एक ही क्या है? जाने दो उसको, जाने दो उसको, जाने दो उसको। सर को आगे आ जाओ, जल्दी जाने दो, डिस्टर्ब मत करो। अब आने भी मत करो। दादा क्या जाना, इससे भी कोई जरूरत है कायनात, जरूरी काम है कायनात में हमारे आए सुनने के सिवा। कल कुछ बातें कल समझ में आई, मेरा लिंक टूट गया है। टीचिंग लर्निंग इज ए कंसिस्टेंट प्रोसेस। मैंने जो बताया 2-4 वीडियो देखो, मूवी देखो, योगा करो, तुम अपने अपने परिवर्तन देखना चाहोगे। ओके, अभी इसके बेसिक काम क्या करने हैं, 5 काम करने हैं। नंबर 1, 10 मार्क के, एक्सप्लोरिंग द सेल्फ, exploring the self values and self image, exploring the self values and self image, exploring the self values and self image, exploring the self values and self image। स्व का मूल्य और स्व की प्रतिमा को एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करना यानी क्या, बढ़ावा दो उसको। एक्सप्लोर करना यानी मीन्स क्या, ढूंढना। क्या होता है, लक्ष्वा कहाँ गई, लक्ष्वा, व्हाट इज एक्सप्लोरिंग मीन्स? बोलो, एक्सप्लोर करना यानी क्या? किसी को ढूंढ, हाँ क्या करना, खोजना। तो किसको ढूंढना है, सेल्फ इमेज को। मैं क्या हूं, तुमको लोग बोलेंगे तुम ये हो वो हो, लेकिन हमको पता है हम क्या है, हमको पता है हम क्या है। देखो, किसी की बायोग्राफी तुम पढ़ोगे ना तो उसके जीवन में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आते हैं। वैसे टर्निंग पॉइंट कुछ तुम्हारे जीवन में भी आएंगे। तो उस टर्निंग पॉइंट को पकड़कर अगर तुम आगे बढ़ोगे या कोई सामान्य इंसिडेंट बोल के उसको छोड़ दोगे, तो इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर गोइंग टू प्रोसेस और नॉट। कलाम साहब की एक मस्त ऑटोबायोग्राफी, टाइम मिले तो पढ़ लेना। एपीजे कलाम साहब का फुल नाम पता है क्या किसी को? विंग्स ऑफ फायर, नाम सुना है क्या? उसको बोलते हैं अग्निपंख। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सगळ्या भाषेत आहे। अग्निपंख पता है? पढ़ो, जीवन में अपने टाइम मिलेगा तो। इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है 22 साल का लड़का, उसको बोलता है कि बेटा अगर तूने कल सुबह तक तेरा प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया तो तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। आदमी रात भर सोता नहीं है, दूसरे दिन प्रोजेक्ट सबमिट कर देता है। वो आदमी 98 में हमारा जो न्यूक्लियर प्लान प्रोग्राम बनाया ना, उसका हेड बनता है। उस लड़के का नाम है, किसका लड़का है, किसका लड़का है? जो बोट में पैसेंजर को यहाँ से वहाँ छोड़ता है, नावड़ियाचा पोरगा। कौन बनता है? बेस्ट प्रैक्टिस। वो अग्निपंख में बोलते हैं, जब मेरे टीचर ने मेरे को बोला कि तू रात सुबह तक अगर मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं करेगा तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ कलाम साहब के जीवन। रात भर में जाग के काम किया। दुनिया कायनात में कोई लोग झगड़ा करेंगे, सब लोग झगड़ा करेंगे, लेकिन कलाम साहब का नाम आएगा तो सब अपना चेहरा सर झुका के उनको सलाम करेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम। एक बार लड़की देखने को गए, बड़े बड़े बाल देख के लड़की ने इनको रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बार जाने का तब टाइम ही नहीं मिला, जिंदगी में शादी करने को टाइम ही नहीं मिला। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, काय के लिए? वर्क के लिए, साइंस के लिए।
क्या है टर्निंग पॉइंट? वो इंसिडेंट जो टीचर ने बोला था कल सुबह तक नहीं करोगे। हमारे तो लड़की आती ही नहीं क्लास में, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ, मैं आईसी हूँ, मुझे नहीं आ सकती, मुझे ये काम है, वो काम है। अरे ये रंगमंच है, यहाँ पे आपके रंगों को दिखाने का मौका मिल रहा है। जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, संभालते रहोगे, पति को, बच्चों को, इसको कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं बोलेगा आओ गाओ, गाने खिलाओ, खाने खिलाओ, यहाँ पे आओ, खेलो, नाचो, ज्ञान को अर्जित करो। ज्ञान को अर्जित करने की कला को सीखो, कोई नहीं सिखाएगा। 7 सुरों के संगीत को सुनो, संगीत को अपने जीवन में अर्जित कर लो, भर लो और निकल पड़ो। निकलोगे तो जानोगे, नहीं जानोगे तो क्या जानोगे, है कि नहीं? तो बहाने हैं। डिग्री कागज का टुकड़ा तो हर किसी को मिलने वाला है, मैं बोलता हूँ कोई फेल नहीं होने वाला, परसेंटेज कम ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ से जो सार लेकर जाएगा ना वही अच्छा टीचर बनेगा, बाकी कोई कुछ नहीं बनेगा। टाइम पास नहीं चलेगा, समझा? एक ये फिर इसमें सेल्फ इमेज बिल्डअप की बहुत सी बायोग्राफिक्स पढ़ो, उसके टर्निंग पॉइंट सुनो। वैसे आपके जीवन में भी कोई टर्निंग पॉइंट होगा, आपका भी जीवन किसी के बायोग्राफी के साथ रिलेट किया होगा। उससे आपने क्या सीखा? गर कलाम साहब ने वो बोला था, प्रोजेक्ट बोला है, मास्टर है, चिल्लाता है, उसको क्या काम है? हाँ, उसको कुछ दिमाग नहीं, सिर्फ चिल्लाने का काम करता है। ऐसा बोल के अगर वो छोड़ दिया होता तो क्या वो इतने बड़े महान बनते? आपके जीवन में भी कोई टीचर चिल्लाया है क्या? जरूरी है टीचर ने, कभी माँ चिल्लाई क्या, कोई पड़ोसी चिल्लाया है क्या, कोई दोस्त चिल्लाया है क्या, कोई और चिल्लाया है क्या, जिसने आपके जीवन को रुख से मोड़ दिया है, बेसिक टर्न में यू टर्न में कन्वर्ट कर दिया है? ऐसा कोई इंसिडेंट है क्या? ढूंढो उसको, ये आप लोगों को काम में आएंगी। एक जोहरी विंडो नाम की कंसेप्ट है। जोहरी, जोहरी पता है ना? जोहरी का नाम सुना है क्या? क्या है जोहरी? काय शिकवलं? हाँ बराबर, शिकवलं कार्यक्रम। क्या सिखाया जोहरी विंडो में? जोहरी विंडो पढ़ाया क्या? कोणत्या मॅडम ने? भाग्यश्री मॅडम। कोणत्या सिलेबस मध्ये? सांग ना काय शिकवलं? विषय कोणता आहे? चाइल्डहुड ग्रोइंग अप शिकवत होत्या। अच्छा, हे शिकवलं त्यांनी? मग झालं वाईट करू नको. नको हे थांबा. हाँ? 4 aspects of life पढ़ाया उन्होंने? हाँ, बस that's it. हाँ हाँ, यही। किसने इन्वेंट किया है उसको? और क्या नाम है दोनों? जोसेफ टफ और हैरी। उसने जो लगाया, इसने हैरी लगाया। जो हैरी वीरानुष का, पता है ना? ठीक है, तो ये जोहरी विंडो में आप लोगों को क्रिएट करना है। फर्स्ट असाइनमेंट है ना। अभी ये जोहरी विंडो कैसे डेवलप होती है? जोहरी विंडो कैसे डेवलप होती है? हम लोग जब पहले एक दूसरे से मिले थे, आप एक दूसरे का कुछ भी पता नहीं था, तो फर्स्ट स्टेप में अलग होगा। जब एक दूसरे से मिलते हैं, सबके बारे में जानकारी मिलती है, तो उसके कुछ आयाम बदलते रहते हैं। ऐसा चेंजिंग शेप में बताया होगा ना टीचर ने, चेंज कैसे होता है किसी के मिलने के बाद। हाँ, दैट इज द जोहरी विंडो। दैट इज योर फर्स्ट असाइनमेंट। कितने मार्क के लिए करनी है साइमा? 10 मार्क्स के लिए। पूजा, नींद आ रही है या याद आ रही है? सेकंड है इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ। इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ, निजी और सर्वसमावेशक स्वयं। निजी और सर्वसमावेशक, स्वतः आणि सर्वसमावेशक सेल्फ, स्वयं। निजी यानी सर्वसमावेशक स्व। देखो, सुनो, ये नेचर वर्क का प्रैक्टिकल है। हम
हमारे डेली रूट से जब किसी और जगह जाते हैं तो हमारा बिहेवियर अलग होता है। हम जब अकेले होते हैं तब हमारा बिहेवियर अलग होता है, हमारे ग्रुप में अलग होता है। सम वॉइस के ग्रुप में अलग होता है, दूसरों के ग्रुप में अलग होता है। हम ट्रिप में जाते हैं तब दंगा मस्ती करने के लिए कर गए हो फील्ड ट्रिप में, उस वक्त तुम कैसा बिहेव करते हो, और अकेले होते हुए तुम कैसा करते हो, समाज में कैसा करते हो, अकेले में कैसे बिहेव करते हो, इसके बारे में इसकी जानकारी है। उसके तो नेचर में इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल होते हैं। एक्चुअली नेचर में जाके करना चाहिए। ओके, किसी एक के साथ दोस्ती करो और उसको बोलो कि तुम मुझे गाइड कर कि मैं इस फुटबॉल को यहाँ से उठाकर वहाँ पे डाल दूँ। कैसे करेगा? सामने वाला समझे ये दोनों है, इसको बोलने का तू आँख बंद कर, ये उसके कंधे पर हाथ रखेगी, चुप जाइए, अश्विनी इकडे बरोबर निघला खालून खालून ये दो है ना, इस कलेक्शन में कैसे काम करते हैं क्षितिजा प्रोग्राम। ये अगर इसको तुझे खाना है क्षितिजा, तू डोळे बंद कर। इसका पूरा परफॉर्मेंस अश्विनी के इशारों पर निर्भर है, और इशारा देखने के लिए उसे आँख खुली नहीं है, लेकिन एक स्पर्श की अनुभूति से वो अश्विनी उसको गाइड करेगी। समझो उसको राइट में जाना है तो अश्विनी उसका दाहिना कंधा दबा देगी, लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट करेंगी, कहीं नीचे झुककर कुछ उठाना है तो उसको उंगली से बता देंगे। ये क्या कर रही है? वो उसके व्यक्तित्व को एक समूह के साथ पैचअप करने का प्रयास कर रही है। उसका उसके ऊपर का जो विश्वास है वो विश्वास बढ़ाने के लिए उसको हेल्प कर रही है। गॉट दिस पॉइंट? लीड कर रहा है कोई समूह में, अपने आप में नेता बन जाता है। उसके अंदर अगर गुण हो गए, अभी मैंने बोला था कार्यक्रम करोगे, जिसके पास क्वालिटी होती है ना, मैं छोड़ देता हूँ। हमको साइंस डे का इलेक्शन लेना था, मैं सिंपल ऑब्जर्वेशन की मैंने देखा वहाँ पे दो ग्रुप बन रहे हैं। मैं बोला चलो इलेक्शन लेते हैं आपसे, और देर आर टू ग्रुप्स। एक बोल रहा ये करो, एक बोल रहा, मैंने वो छोड़ दिया। मैंने बोला तुम तुम्हारा तय करो, और मैं वहाँ से निकल गया। वो बोल रहा ये बनो, वो बनो, वो बनो। फिर उन्होंने ग्रुप में काम किया और मस्त पैकी आपने एक यूनिटी फॉर्म कर दी और अपने आप को बता दिया। व्हाट एक्सपेरिमेंट आई डिड हियर। अगर मैं बोलता था कि तुम ये बनो, तुम वो बनो, वो बनो, तो ये उनके ऊपर मेरा क्या था? फोर्स था। उन्होंने आपस में तय किया। जरूरी नहीं कि सब उसमें खुश हो, लेकिन मैक्सिमम लोग खुश हो गए और उन्होंने अपना एक समूह बनाया, किसी को प्रेसिडेंट, किसी को ट्रेजरर, किसी को पैसे वाला, किसी को ग्रुप बना के, तो उसमें यकीनन किसी एक दूसरे ने लीड किया होगा। बराबर है। जो दो मत भिन्नता वाले लोग होते वो एक आ गए, एक आकर उन्होंने काम किया, तो ये कलेक्टिव सेल्फ का इमेजिन होता है। और वो साइंस डे का प्रोग्राम बनाया, सब ने मिलकर किया, कितना अच्छा हुआ। किसी एक ने लीड किया, दूसरे ने सहारा किया, उसका सहारा मेरा इशारा, मेरे इशारे पे उसका सहारा, चल गया हमारा कारवा, वो हमारा और हम तुम्हारा। वो हुआ कि नहीं? तो ये कलेक्टिव सेल्फ, यानी तुम लोग लीड करने की क्षमता में आओ। देखो टीचर स्टूडेंट का आघोषित नेता होता है कि नहीं? अब टीचर के आघोषित नेता होने में बहुत सारी बातें होती है। इंटरनल मार्क बताने वाला उसका ही सुनना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यस ये मास्टर मेरे को जो भी बोलेगा वो सही बोलेगा। तो ये नेचर में करने के प्रैक्टिस है कुछ। अभी हमको मालूम नहीं कि सर कैसा लेंगे इसको, तो ये ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे अपने ग्रुप वर्क किया है ना, ग्रुप वर्क किया है ना, उसमें किया है। वो चंद्रगुप्त का सीरियल बनाने के लिए बोलो कि बोले कौन राजा बनेगा, कौन प्रजा बनेगा, कौन ये बनेगा, तो अपने अपने गट के हिसाब से काम करते हैं। ग्रुप में काम करते हैं कि नहीं? कोई राजा बनेगा तभी तो कोई प्रजा बनेगा, कोई सेनापति बनेगा, कोई रानी बनेगी, कोई एक्स बनेगा, कोई वाई बनेगा। बराबर है। एड्रेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जीवन में। कितने तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स पता है ना? एक यस यस कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, एक यस नो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, दूसरा नो नो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। यस यस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? हे पण करायचं, ते पण करायचं। तुमको समझ में आएगा, उस भाषा में समझा। जिंदगी एक है और इसके हकदार दो, जान एक है और इसके तलबगार दो। है जिंदगी तू ही बता मैं किसका करूं पहले हक अदा। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं घर, है ना? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। क्या है? इसको चाहिए, इसको चाहिए। जिंदगी एक है और इसके हकदार दो। बराबर है।
बीएड हो गया, ऑक्सफोर्ड में भी जॉब मिल रहा है और इंटरनेशनल में भी जॉब मिल रहा है। ये भी 2 लाख दे रहा है, लेकिन घर के नजदीक है, ये 2.5 लाख दे रहा है, लेकिन 2 घंटा स्पेयर करना पड़ेगा। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्या जा लेंगे 2 घंटे में 50,000 रुपया ज्यादा मिल रहे हैं। अरे काय को लोकल की गर्दी में मरती है, 2 लाख का काम कर रहा है। मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। यस यस कॉन्फ्लिक्ट्स, हमें वो भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। हम फलसफे में भी जीना चाहते हैं, हम ताबूत में उठना चाहते हैं। पता है ना वो स्टोरी पता है कि नहीं आप लोगों को? आप लोग बहुत ज्ञान के बारे में कच्चे हुए हैं। वो किसी के चलने का लहजा देखकर एक आशिक, उसकी आशिक उसके ऊपर ये हो जाता है, क्या होता है, लट्टू हो जाता है, फिदा हो जाता है। तो वो क्या बोलता है, वो सब पूरे बुरके में है, भिजा भिजा पहना है, चेहरा दिखाया लिपाया है। हाँ हाँ क्या क्या जरा बता। ए पर्दा नशी तू पर्दा हटा, मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर ले, अपना जलवा दिखा। क्या बोलता है वो? ए पर्दा नशी तू पर्दा हटा, मेरी मोहब्बत को कबूल कर, अपना जलवा दिखा। वो पर्दे, उसको लगता है कौन है, पीछे पड़ा है, ऐसा है वैसा है। 2 बार देता है वो अपने अपने, और किस चीज को किसी से किस चीज का कैसे प्यार हो कोई बता नहीं सकता है। वो बुरके में चल रहे, उसका चेहरा उसने कुछ देखा नहीं है, नकाब विकाब सब है, तो बार बार ये बोल रहा है, आखिरी बार बोलता है, ये देख तूने अगर मेरी मोहब्बत को स्वीकार नहीं कर लिया तो मैं मर जाऊंगी। उसको बोलता है, ऐसे कहीं मिले, मेरा चेहरा ना देखे, उसको प्यार हो, क्या मरेगा। तो उसको भी आदत लग गई, वो जाते जाते देख दिए, तो वो दिन से देख रहा है कि वो बंदा आया नहीं, मेरे को पता नहीं, बोल नहीं रहा है कि ये पर्दा नशी तू पर्दा आता, मेरी मोहब्बत को कबूल कर, अपना जलवा दिखा। तो किसी से पूछती है, देखो कोई बार बार बोलता है ना, उसके जाने के बाद उसका, तो उसने बोला कि वो किसी के प्यार में दीवाना था, उसने खुद कुछ कर दिया और वो मर गया। उसको जाने के बाद वो जाग आती है और उसकी मज़ार पे जाती है। मज़ार क्या है? खबर होती है, आदमी मरने के बाद उसको वहाँ पे दफना देते हैं। तो फिर वो वहाँ जाके बोलती है, क्या बोलती है? हे मेरे गुमनाम आशिक देख मैं आ गई तेरे मज़ार पर। क्या बोलती है? हे मेरे गुमनाम आशिक देख मैं आ गई हूँ तेरे मज़ार पर, रुख से पर्दा हटा लिया है, जी भर के तू मेरा दीदार कर। दीदार तो फिर उस मजार से आवाज आती है, आशिक कभी नहीं मरता है, उसकी आत्मा दौड़ती रहती है। उससे रूह से आवाज आती है, रूह से आवाज आके क्या बोलती है वो? क्या बोलता है? हे मेरे खुदा तेरा एक ऐसा इंसाफ है, हे मेरे खुदा तेरा एक ऐसा इंसाफ है, मैं पर्दे में हूँ और वो बेपर्दा। मेरा एक वादा था तेरे एक हर वादे के पीछे, क्या? मेरा एक वादा था तेरे हर एक वादे के पीछे, वादा निभाऊंगी तेरे हर वादे के पीछे। सारा शहर था मेरे जनाजे पर तू एक ही न था मेरे जनाजे। सारा शहर था मेरे जनाजे पर तू एक ही न था मेरे जनाजे पर। बाजू की कब्र से आवाज आई, मेरा एक वादा था तेरे एक वादे के पीछे, तूने मुड़कर ही न देखा, एक और जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। मेरी शायरी को अपने दिल से मत लगा लेना, जिसको लगाना था वो घर पर है, बस एंजॉय करो, बस एंजॉय करो। मुझे एक टीचर के भाव में देखो, मुझे एक टीचर के भाव में देखो, मेरे अंदर किसी को ढूंढने को बचाओ, मैं किसी को मिलने वाला नहीं, क्योंकि मैं जिसको मिलना था उसको मिल गया। मैंने देखो, मैं कुछ बैड एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ आप लोगों को। आपकी बैच नहीं है इसी, आपकी बैच नहीं, इसलिए मैं आप इतने देर बाद बताता हूँ। पहले के बैच को, लास्ट बैच में तो कुछ भी नहीं था, मैं स्ट्रिक्ट था, चिल्लाता था। उससे पहले मेरे को दूसरे लेक्चर में बताना चाहता था, अरे माता जी समझ जाओ, नहीं तो मैं मेरे अंदर के टीचर को खो दूंगा, फिर मैं मैकेनिकल टीचर बन जाऊंगा। आप मजे लो, एक टीचर की तरह खाओ, मस्त बैगे, एंजॉय करो, पढ़ो। अरे कुछ नहीं पढ़ा है, हमसे भी कई हंसी घूम रहे हैं इस जमाने में, जरा उनसे भी इसके डोंट डू दैट, एंजॉय करो, खाओ पियो, आइश करो। उसमें टीम बिल्डिंग होता है, वो टीम बिल्डिंग पता है ना, कोई काम करने के लिए हम क्या करते हैं, टीम को क्रिएट करते हैं और यूनिटी फॉर्म करते हैं।
ग्रुप टास्क करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करते हैं। एसएस नो 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 ट्राइब में ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। शादी करनी है, 2 आया, इंजीनियर भी आया, डॉक्टर भी आया है, दिखने में खूबसूरत नहीं है, दोनों भी नहीं चाहिए। एक इंजीनियर है, दिखने में खूबसूरत है लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं है, डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर है, दिखने में खूबसूरत नहीं, गवर्नमेंट चाहिए, एसएस कॉन्फ्लिक्ट होता है। नो नो ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, शादी नहीं करनी, अच्छा टीचर बनना है कोई, बरोबर है। नो नो चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, यस नो चाहिए, एक चाहिए एक नहीं चाहिए, जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो ऐसे भिन्न भिन्न तरह आप जीवन में जब अभी तो आपके जीवन की शुरुआत होने वाली है, अभी एक नए दौर में आप जाने वाले हो। अब तक आपका पूरा खर्चा मम्मी ने किया, पापा ने किया, किसी की शादी हुई उसके हबी ने किया, बराबर है, हबी बराबर है, संध्या बराबर नहीं, तुमसे तुम्हें कहना पड़ा। संध्या मैडम के लिए एक करो, संध्या मैडम के लिए, संध्या मैडम खुद पढ़ रही है आपने, तो गुड ऐसे। हम मुंबई में आती थी, मेरी वाइफ बोलती थी कि वो समृद्धि के पप्पा ऐसा करा, समृद्धि के पप्पा ऐसे करा। बॉम्बे में आ गए वो लड़की थी, हैप्पी बर्थडे माय हैप्पी, यू आर द ओनली बेस्ट हस्बैंड इन द लाइफ, को भी लगाई। मैंने हैप्पी क्या है? बोलती पागल पति को प्यार से हैप्पी बोलते, उनको समझ में नहीं आता। फिर मेरा एक सिद्धांत ऐसा करो वैसा करो, क्या हो रहा है? बम्बई में आने के बाद संस्कार बनने के बिगड़ रहे हैं। नहीं बोला ऐसा सिंगल वर्ड से बोलने से क्या हो रहा है? प्यार बढ़ रहा है। बोलो 2-4 मार रख भी तो उसका नहीं, अभी इतनी हिम्मत नहीं है, तुम आप जितने भी नहीं बिगड़े हो कि तुम्हारे देखकर हम हाथ उठाए। मैं बोला ये तो बट इस पॉइंट समझ में आ रहा है? हंसने की जगह हंसो, गाने की जगह गाओ, हाँ, बाकी कुछ कहीं पे मत लगाओ। चलो सांड्रा समझ ला, सैंड्रा समझ लो। अच्छा, थर्ड वन है सेल्फ आइडेंटिटी। एंड फॉर्मेशन ऑफ वन सेल्फ एंड फॉर्मेशन ऑफ वन, यानी खुद के सेल्फ को फॉर्म करना, खुद को पहचानो और खुद को पहचान के अपने सेल्फ को क्रिएट करो। फॉर्मेशन ऑफ वन सेल्फ। सेल्फ आइडेंटिटी, फॉर्मेशन ऑफ, ये तीसरा प्रैक्टिकल है 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। अभी आप आपके स्कूल में जाओ और स्कूल में जाके इसको एक्सपेरिमेंट करो। पहले आप आपका एक्सपेरिमेंट करो। तो इसमें क्या होता है मालूम है क्या? एक एनालिसिस होता है, SWAC OC, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। पता है ना ये सब? तो आपको अपने अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज एंड सी क्या है? तो ढूंढो कि मुझे किस में अपॉर्चुनिटी है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मैं बोलती हूँ तो सब सुनते हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ है। मेरे बाबूजी बोले तू टीचर बन जा। बोले टीचर को सैलरी कितना मिलता है? बोले 3,500 रुपया। मैं डीएड करने के लिए पहली बार तो उनको लगा था ये जिंदगी में कुछ करेगा ही नहीं, सिर्फ दादागिरी करते रहेगा। कुछ नहीं किया, 12वीं में फेल हो गया। तो बोले तू अच्छा बोलता है, टीचर बन जा। मैं बोले टीचर बन के कितना? 3,500 में क्या होगा? बोले तो बोले तू सेकेंडरी टीचर बन जा। बोले उसको कितना? 5,500। बोले उसके भी बड़ा? तो बोले जूनियर लेक्चर है उसको 8,500। तो प्रोफेसर को 13,000 मिलता उसको, मैं जब पढ़ता था, अभी 1 लाख मिलता। तो मैं बोला ये टीचर बनता हूँ। काम कम है और अपने जुनून का काम है, पढ़ाने का काम है। तुम बोलते हो तो चुपचाप स्टूडेंट सुनते हैं, किसी को बोलता है तो कोई उल्टा भी नहीं बोलता है, रिस्पेक्ट है, एडिशनल बोनस में मिल गया। बाहर में लोकल में धक्का मारते हैं, उसको बोलो प्रोफेसर हो जा रहा है प्रोफेसर। मैं अगर लोकल में बोलो यहाँ प्रोफेसर गुड मॉर्निंग, कितना रिस्पेक्ट मिलता है, कितना अच्छा लगता है। वो भी लड़कियों के कॉलेज में तो और अच्छा होता है।
मेरे को एसएनडीटी में प्रोफेसर हो, तुम तो हरियाली हरियाली ऐसे बोलने का नहीं बोला, ये धीरे धीरे मेरे नसीब से मिला है मेरे को। तो क्या बोलते, वो भाव गलत नहीं होना चाहिए, तुम कुछ भी बोलो एंजॉय करो, तुम्हारे मन के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। तो एसएनडीटी में हो प्रोफेसर, अभी यहाँ पे कितना रिस्पेक्ट मिलता है, सर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सर इसके मार दो उसको मार दो, बोला अभी नहीं चलाओ ये करो वो करो। कोई नए आदमी को बोला तो क्या चाहिए, वो सारा 4 घंटे बैठ ही जाएगा, आपको पता चलो ये तो मजा आएगा ना, आनंद आएगा। कोई पूछ रहा है और लोकल में बोलूँगा मैं प्रोफेसर हूँ, आज तो चल रहे चल तेरे से बोला है, कोई रिस्पेक्ट वहाँ पे कोई नहीं जाने। तुम तुम्हारे भाव को समझो, तुम्हारे स्टाइल को समझो। कोई अच्छा कलाकार हो सकता है, कोई अच्छा गाना गाने वाला होता है, कोई अच्छा डांस करने वाला होगा, कोई अच्छा बोलने की कला। तो तुम तुम्हारा ढूंढो, तुम काय में मास्टर हो, उसको डेवलप करो। आदमी में 2 तरह के गुण होते हैं, एक पॉजिटिव घट्स होता है और एक जो अपने आप को समझता है पॉजिटिव उसको बढ़ाते जाता है, निगेटिव उसको घटाते जाता है। अपने पॉजिटिव गुण को ढूंढो। मैं आपको बताता हूँ, मैं CDF करियर डेवलपमेंट, अभी महेश ट्यूटोरियल कैसा है वैसा किसी ज़माने में 60 कोचिंग क्लासेस हुआ करता था। मैं MSc BEd करके वहाँ पे गया उधर पढ़ाने को, तो मैं सब कॉन्फिडेंटली बोलता था, तो मैं कॉन्फिडेंटली गया वहाँ पे पढ़ाने को, बहुत अच्छा लेसन दिया, मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया वहाँ पे। मैं कंटेंट प्रिपेयर करके गया तो मेरे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आज भी होते हैं, मैं जब बोलता हूँ ना तो इट से आप लोग को ध्यान में आते होंगे, उसमें भी आ गए, लेकिन उसको वो मेरे पकड़ न लिए, इसलिए मैंने उसको जल्दबाजी में बोला। उसको लगा लड़का बहुत काम का है। और 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे को दिया फिजिक्स दिया मैंने, फिजिक्स जैसा हार्ड सब्जेक्ट। वो एक बैच में 50 लड़के हुआ करते थे, तो जब मेरे 2-4 लेक्चर हो गए ना तो सब बोल रहे हमको सिद्धार्थ सर का ही लेक्चर चाहिए, बोले हम उनका ही लेक्चर, उनका ही ये बोलेंगे। अभी वो प्रीमियर टीचर की डेफिनेशन वहाँ पे नहीं थी, बोले इससे क्या पढ़ा रहा है वहाँ पे, तो फिर मैं उनको बताता, ये सर्कल है, मटेरियल है, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, और इधर ये इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन की न्यूट्रॉन के साथ शादी हो गई है, लेकिन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तलाश में घूम रहा है, दोनों का बैलेंस चार्ज थोड़ा मिस हो गया तो करंट लग सकता है। फिजिक्स में भी प्यार की कोई बातें कर सकते हैं, फिजिक्स में भी कोई प्यार की बातें बढ़ा सकता है क्या? वो टीचर को तो आ गए, वो डेप्यूटी कलेक्टर वो क्लासेस चला रहा था, डेप्यूटी कलेक्टर वो क्लासेस चला रहा था, तो वो मेरे को बुलाया, मैं जस्ट 22-23 ईयर्स हुआ, ये क्या पढ़ा रहा है, बोले ये सब पढ़ने का छोड़ के लोग आए थे, सब डब्बे करने लगेंगे ना। सर मैं बोला सर उसके सिवा बच्चे बैठेंगे नहीं क्लास में, ऐसे थोड़ी मेरे टीचर में नहीं बोल, तो ऐसा मतलब उसने मेरे को मेरे अंदर के टीचर को मार दिया हुआ उसने। फिर वो सर्कुलर मोशन है, ब्रांचिंग अप कर्व है, पढ़ाते पढ़ाते मैं बोर हो गया। फिर भी मैं बीच बीच में कोई वो ऐसे शायरी सुनाता था, तो फिर वो बोला मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 2 साल का। कब 1 महीने के बाद सैलरी लेने के लिए गया, उसका जो मैनेज करता था उसको उससे 3,500 सैलरी दिया था, और मेरे को 3,500 सैलरी, सिर्फ 2 लेक्चर लेने दिया, उसके बराबर कर दिया। क्यों? तो बोले तेरा नाम सुन के बहुत लोग आ रहे हैं, कहीं तो 2 साल में भाग गया तो सब फीस मांग के चले जाएंगे। तो बोले 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में बोला कि वो 2 साल तक छोड़ कर नहीं जाएगा। मैं बोला कोई तेरी हमारी करके बैठेगा, गवर्नमेंट जॉब लग गया तो क्या? जिस इंथुजियाज्म क्रिएट करने आना चाहिए। मुझे बाद में समझ में आ गया कि एडल्ट एज के जो लड़के होते हैं उनको वो भाषा में सिखाना गलत था। वो मेरे को बहुत अच्छा दोस्त बना बाद में, वो वेरी सीनियर है, डेप्यूटी कलेक्टर एट दैट टाइम औरंगाबाद रीजन, मेरे नाम से मेरे को बुलाता था। तो उनकी वाइफ का लव मैरिज हुआ था, तो वो फैमिली रिलेशन हो गए हमारे उनके साथ। कंटेंट में क्या है, तुमने अगर अपने आप को पहचान लिया ना तो तुम कहीं पे भी छा सकते हो, किसी भी सिस्टम में छा सकते हो। मेरे को एक स्टूडेंट बोली कि सर तुम स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दो, बहुत पैसे कमाओगे। बोला किसकी स्टैंड अप कॉमेडी करूँगा? जब तक जॉब चल रहा है तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा, जिस दिन जॉब जाएगा तब स्टैंड अप कॉमेडी भी करनी। वाइफ को चिकन करी बना के उसको भी बेचेंगे, वो भी हुनर है अपने पास। हम खड़े रहेंगे, यहाँ ब्लड बैंक का कैंप लगा था चर्च स्टेशन पे, लोग ही नहीं आए। मैं 2 मिनट बोले चला क्यों लगे। तुम्हारा हुनर डेवलप करो, तुम क्या हो, तुम्हारे पॉजिटिव। मुझे पता है मैं बोलता हूँ तो लोग सुनते हैं,
मैंने 25 लड़कियों को बोला था, मेरे को लगा कल छुट्टी है, आज छुट्टी है, कल कोई आएगा नहीं। मेरे को क्या लगा था, मंडे को था तो आ जाते थे, लेकिन आप कल छुट्टी थी, आज वर्किंग है, कल और छुट्टी है, तो मेरे को लगा कोई आएगा नहीं यहाँ पे, 25 लड़की आएगी, शायद मेरे को शायरी सुनानी पड़ेगी आज, लेकिन आपने मुझे फेल कर दिया वहाँ पे। सेल्फ क्या करना है, आपको ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है, आपको पढ़ी नहीं है तो पढ़नी पड़ेगी 4-8 दिन में, हाँ, या किसी की डॉक्यूमेंट्री देखनी पड़ेगी, किसी की भी देखो, यानी रोजा पार्क्स की पढ़ी है किसी ने? रोजा पार्क का नाम सुना है क्या यार? तुम लोग बहुत पीछे हो। मैं जब बीएड करने गया था तो मैंने लगभग 15-20 ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी थी मैंने बीएड। आप लोगों का एक्स्ट्रा रीडिंग कुछ भी नहीं है, वेल नोन पर्सनालिटीज की बायोग्राफी पढ़ो, उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पायरेशन मिलेगा। रोजा पार्क्स है ना, रोजा पार्क्स, रोजा पार्क वॉज अ ब्लैक वुमेन, सिविल राइट्स मूवमेंट चला अमेरिका में, वो गोरे बैठते उस चेयर पर बैठी थी, वो उसको गोरे ने आके हटा दिया और बस से नीचे बाहर दिया। उसने आपको संकल्प कर दिया, वो सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, सोच रही थी, उस इंसिडेंट ने उसको टर्न कर दिया कि सही में मैं देखो मैं एक चेयर पर बैठी थी और चेयर पर बैठने की वजह से मुझे क्या कर दिया, हटा दिया। और इंसिडेंट से क्या हो गया, वो उसने बोला कि मैं अभी ब्लैक महिलाओं के बारे में लड़ूंगी, ब्लैक ही गुलाम है और ब्लैक महिला उससे ज्यादा गुलाम है। किसी ने उस दिन बोला था, दलित महिला का विमर्श पढ़ा था, क्या नाम है लड़की का हिंदी में, क्या नाम है, दोहरा आबिशा, बहुत बढ़िया। वो लड़की ने बोला था ना कि वो एक तो महिला है, पहले से व्यवस्था है, उसमें वो दलित है, यानी कितना वो दमन का। तो ऐसे 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 आत्मचरित्र क्या करते हैं, आदमी को उभार देते हैं। ये देखो इलाइट क्लास की बायोग्राफी जो होती है ना, वो राजा को खुश करने के लिए होती है। सर्वसामान्य लोगों की जो बायोग्राफी होती है ना, वो आप लोगों को बड़ा करने के लिए है। ग्रामीण साहित्य प्रेमचंद का पढ़ो, उसको दलित साहित्य पढ़ो, उसको वो भाव दिखाते हैं। ये है जेंडर पर्सपेक्टिव में महिलाओं ने लिखा है, वो उसको पढ़ो। उससे क्या होता है, हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है कि ये देखो महिलाओं के कैसे। अभी वो मोहम्मद जायसी ने वो चापलूसी वाला ग्रंथ लिखा, क्या नाम है उसका, मोहम्मद जायसी ने कौन सा लिखा, वो पद्मावत, चापलूसी की वो राजा की, सब राजा है, गया है, दौड़ के जाता है, आता है, करता है। राजा ने रानी के लिए क्या किया, हम उससे क्या इंस्पायर करेंगे जब हम राजा ही नहीं है। प्रेमचंद एक जीवन को उठाता है, वो कौन सी देवी है, महादेवी वर्मा, एक आम औरत को उड़ाती है, उसको हीरो बनाती है। दलित साहित्य एमर्ज में तो कोई आदमी है, उसको देखते भी नहीं, खाना भी नहीं मिलता खाने को, वो प्रोफेसर बनता है, वो आत्मचरित्र लिखता है। इसके उससे जैसे दलित लोगों को क्या मिलता है, प्रेरणा मिलती है। कोई महिला है, वो सदियों से दबाई गई है, दमन किया गया है, वो अपना काम है। तस्लीमा नसरीन ने लिखा अफगानिस्तान में, बुरखे में रहो, हिजाब में रखो। भारत में आए, उसने पूरा वो हिजाब फाड़ के फेंक दिया, बोल दिया कि मैं इम्प्लीमेंट करूँगी। फिर उससे वो मुस्लिम महिलाओं में एक एनर्जी आ जाती है कि देखो एक महिला होने के बावजूद भी हमको मिलने को उसको। तो साहित्य हमारे जीवन से कैसे रिलेटेड है, ऐसा साहित्य पढ़ो और उसको अपने जीवन के साथ कोरिलेट करने का प्रयास इसमें लिखना है। 4 हो गए, 3 चौथा है 3 भी क्या है, ये देखो ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस लिखना बहुत जरूरी होता है। अब जरूरी नहीं कि हम जैसा प्रिपेयर करते वैसा ही हो, हम जैसा डिसाइड करते हैं वैसा ही हो, जरूरी नहीं होता है। चौथा है टीचर एज ए रिफ्लेक्टिव। आप लोग अगर डिसाइड करोगे कि मुझे ये लेसन ऐसा लेना है, बहुत प्रिपेयर करते हो, रात में तैयारी करते हो, तैयारी करके आते हो, बराबर है, लेकिन वास्तविकता में फिर लिखते हो प्री रिफ्लेक्शन, मैं क्लास में जाऊंगी, बच्चों को ऐसा पढ़ूंगी, पढ़ाऊंगी, वो पढ़ाऊंगी, ये पढ़ाऊंगी। लेकिन वास्तविकता में जब आप पढ़ाने जाती हो तो वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन किस वजह से चेंज हुआ है? हाँ, वो सडन क्रिएट नहीं किया होता है ना। आप अभी सडनली बोलो कि कोई बोलता है कि तुम्हारा माइक्रो टीचिंग का लेसन पीके सर देखने वाले हैं, लड़कियां बोलते चलो अच्छा हो जाएगा। अचानक पीके सर छुट्टी पे चले जाते हैं और एचजी सर आके बैठते हैं, क्या होगा? जो कभी दीवाने थे हमारे बोलने के, आज कहते हैं हम कि तुम मत बोलो, ऐसा है।
तो ये क्या होता है, फिर बाद में माहौल बदलता है। मेरे पहले समझा था तुझे 10 लड़कियों के सामने ही बोलना है, अचानक 25 लड़कियां सामने आके बिठाई। वो कितना भी डिसाइड करे कि मैं पॉइंट टू पॉइंट ऐसा बोलूँ, इवन टुडे आई वाज नॉट एबल टू से दैट। मेरे 2 जेन्युइन एग्जाम्पल है वो छूट गए, वो मैं याद कर रहा हूँ तो भूल गया हूँ। तो क्या होता है, ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से क्या होता है, अगली बार जब तुम इस कंटेंट को डिलीवर करने जाते हो तो उसे प्रैक्टिस होता है। तो तुम लोगों को एज ए टीचर बोल के कैसे रिफ्लेक्शन देना है, फीडबैक देने होते हैं, टीचर के साथ स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करना होता है, लड़के लड़कियों के साथ इंटरेक्शन करना होता है। तो तुम समझो उसका हुनर। अभी जैसे वो ओबामा में उसने हुनर ढूंढा, इसने मिशेल ने ढूंढा, हिलरी ने किस में ढूंढा, बिल में ढूंढा। वैसे आप लोगों को स्टूडेंट में ढूंढना है, शादी के पर्सपेक्टिव में नहीं है। वो बच्चा जानता नहीं कोई क्या है, जीनियस कैसे कर सकता है, ये क्या कर सकता है। तो वो उन बातों को ध्यान में रखकर बच्चों के हुनर को ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। तुम्हारा रिफ्लेक्शन होना चाहिए। हमारे यहाँ पे ना CCE का बहुत अच्छा कंसेप्ट लाया था, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। वो फ्लॉप हो गया है। नो डिटेंशन पॉलिसी फ्लॉप हो गई हमारे भारत के सिस्टम में। क्यों डिटेंशन पॉलिसी फ्लॉप हो गई? अगर वो नो डिटेंशन पॉलिसी अगर हमारे यहाँ पे फ्लॉप नहीं होती ना, तो जिंदगी में ऐसे मुआयने में पहुँच जाते हम लोग, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन हमारे पास इतना रिसोर्स है। हमारे बाप दादा ने इतने मेहनत करके ह्यूमन रिसोर्स प्रिपेयर करके रखा है कि उसकी कोई मर्यादा नहीं। इस ह्यूमन रिसोर्स को अमेरिका क्या कर रही है, ब्रेन ड्रेन करके लेके जा रही है। क्या है CCA में हर बच्चों को इंडिविजुअल आइडेंटिटी करना है, उसके गुण को जांचना है, उसका डेली प्रोग्रेस करना है, और उसको बताना है साल भर के बाद तेरे में क्या चेंजेस आए और तुझे क्या करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, एक टीचर के लिए 5 स्टूडेंट देना चाहिए। हमारे यहाँ पे 100 टीचर के स्टूडेंट के लिए 1 टीचर है। वो क्या कर पाएगा? नो डिटेंशन पॉलिसी फेल। नो डिटेंशन यानी 8वीं तक फेल न करने का जो है ना काम है। चल 8वीं तक फेल ही मत करो, उसको फेल मत करो इन द सेंस केवल एकेडमिक एक्टिविटी से उसको जज मत करो, उसके अंदर कुछ दूसरे भी गुण होंगे। तो उसका वो CCE का रिपोर्ट कार्ड है ना, वो CCE का रिपोर्ट कार्ड बनाएगा कि उसको म्यूजिक में जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है, और किस चीज़ में जाना है, ड्रामा में जाना है, गाने में जाना है, एक्टिंग में जाना है। और फिर वो जब डिग्री लेके 10वीं पास होकर जाएगा तो उसको गाइड करो। तो CCE फेल हो गया, टीचर स्टूडेंट रेशियो ही नहीं अवेलेबल। अभी तो बोले 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट टीचर बनाना है। कमिटमेंट कैसे होगी? मेरे को अगर 2 लाख सैलरी मिल रहा है ना, तो मैं कमिटेड हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना है। मेरे को बहुत लोग बोलेंगे कि तुम आओ पर्सनालिटी के लेक्चर लो। मैं एक बार इंडस्ट्री में दिया था, 25,000 रुपये दिए थे उन्होंने पाके। मेरे को बोला वो भी चलने दो, ये भी चलने दो, लेकिन मैं ऑब्जर्व दैट कि वो करने के चक्कर में स्टूडेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। मैंने वो छोड़ दिया। मेरा कमिटमेंट क्यों है कि मेरे को गवर्नमेंट सैलरी दे रहा है। अगर वो बोलेगी कि तेरी सैलरी नौकरी कल जा सकती, तो मैं दूसरा प्रयास करूँगा। मैं वो बेस्ट नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को। तो इससे और नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा? तो ये कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको सुचारू रूप से ढंग से अगर उस सिस्टम में कारगर किया जाए तो ही वो काम करेगा। और पेंशन नहीं है, अभी बुढ़ापे में गाद अगर मेरी बेटी ने हमको संभाला नहीं तो हमारा क्या हो? बहुत बुरी बात है। आप लोग ऐसा मत समझो आपकी बेटी बहुत बड़ी बन गई, ऐसे नहीं। वो संभालेगी नहीं संभालेगी, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन हर। आप लोगों को भी नहीं रहना चाहिए। इसकी शादी हो गई बच्चों को। बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जिनको मैं जानता हूँ। प्रोफेसर होने के वजह से लाखों में सैलरी मिली है, अपने बच्चों को अमेरिका भेजा, UK भेजा, लंदन भेजा, वो इधर आते भी नहीं। 2 भाई है, एक भाई तय करता है कि बाप मरेगा तो मैं जाऊंगा, माँ मरेगी तो तू जा। इट्स अ फैक्ट। हमको बहुत बुरा लगता है यहाँ पे। तो क्या है, उन्होंने एकेडमिशियन बनाया, पैसे वाला बनाया, बहुत नॉलेज दिया, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं दिया। स्टोरी है वास्तव। कल परसों एक न्यूज़ आई है, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी है बेटे के पास। उसका पोता कलेक्टर है, लेकिन यानी पोता कलेक्टर है, बेटा बिजनेसमैन है। वो बुढ़े को कोई संभालना है, 2 वक्त की रोटी नहीं दी जा रही उसको। उसने ये करके सुसाइड कर दिया। न्यूज़ में बाद में न्यूज़ देखे। गरीबों की ही समस्या नहीं है, महिलाओं में भी बहुत समस्याएं हैं। इसलिए सीमित पैसा जमा करने का, जिससे अपना और अपने बच्चों का भला हो जाए और मरने तक कुछ बच जाए। ज़्यादा पैसे की हाव आदमी को क्या करती है, बुरा बनाती है। इतना है। बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, वो बाप मर गया है, माँ मर गई, तो वो बाप बोलता है अरे रुक, छोटू आने वाला है, छोटू आने वाला है। वो बोलता है नहीं आने वाला है, चलो उठा उसको। बोले नहीं नहीं नहीं, वो कैसे, माँ मर गई उसके आएगा। अरे नहीं, वो उठा, बोलता है उसको, वो आने वाला नहीं है। तो उसको उसके कान में जाके बोलना पड़ता है, मैंने और उसने तय कर दिया है, तुम मरोगे तो वो आने वाला है, माँ मरेगी तो इसलिए मैं आया हूँ, वो आने वाला नहीं है, चलो उठा। तब वो बाप जिंदे जी मर जाता है जना। ये बहुत ही खतरनाक है। ये सिस्टम बहुत ही खतरनाक। लोग बोलते हैं कि पैसा कमाओ, पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती हैं। खुशियाँ तुम्हारे अपने आप के होने से होती है। आई एम एंजॉइंग टीचिंग।
मैं जब टीचर बनता हूँ तो मैं एंजॉय करता हूँ। मेरी बेटी बोलता है ये पढ़ ले, बहुत अच्छा है, वो पढ़ लेती है, फिर चर्चा करती है, तो मैं वीडियो बना के इस पे डाल देता हूँ फेसबुक पे। एंजॉय लाइफ, जिंदगी के हर क्षण को क्या करो, एंजॉय करो। तुम क्या हो, क्या होने वाले हो, ये कुछ समय के लिए बाजू रखो। हो सकता है कि तुम बहुत पैसे वाले बनोगे या पैसे वाले हो सकता है कि तुम पैसे कम बनोगे, लेकिन तुम इंसान कब बनोगे? अरे तुम्हारे केवल साथ होने से किसी के चेहरे पे अगर मुस्कान आती हो तो इसकी खुशी क्या होगी? तुम्हारा केवल मात्र लेक्चर होने की वजह से 100 लड़कियां झगड़े लड़ते लोकल में गिरते सवरते आ रहे हो, इससे बड़ी खुशी क्या होगी? मुझे पता नहीं लेकिन यह है, इतनी साइकोलॉजी तो हम पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए? गवर्नमेंट घर चले इतनी सैलरी दे रहा है, तुम्हें देख के कोई खुश हो रहा है, घर जाके बीवी जल्दी आ रहा है इसलिए खुश हो रहा है, टी शर्ट पहन के जा रहा है तो थोड़ा डर भी रही है, लेकिन घबराओ मत, हम ऐसे वैसे कुछ करने वाले नहीं। तो उसको विश्वास भी है। ऐसी खुशी के साथ बनाओ, हमारा उधर निर्वाह हो, काम चले, इतना पैसा होना चाहिए, अपनी ज़रूरतों को सीमित रखो, बस दैट्स इट। लाइफ यही है। लास्ट वाला है रिफ्लेक्शन ऑन वंस डेवलपमेंट एज अ टीचर। अभी ये जरूरी है कि तुम्हारा क्या डेवलपमेंट हो रही है। मैं क्या बोला तुम लोगों को, कल क्या थे, आज क्या हो, कल क्या हो। तुम्हारी नई दोस्ती हुई है क्या? ये आपकी पाक और खुशी की नई दोस्ती हुई है क्या? कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई शकीलियाँ थी, एक को मुसलमान ने उठा लिया, एक को हिंदू ने उठा लिया, तो बोले अमर अकबर अकबर। बहुत खुश है आजकल, क्या बात है, किसी की याद आ रही है? अभी ये रिफ्लेक्शन डायरी लिखनी होगी तुम लोगों को। हाँ, ये रिफ्लेक्शन डायरी के इंस्ट्रक्शन हुए क्या किसी ने ओरिएंटेशन में? हाँ, तुम देखो पोर्टफोलियो में लिखो, पहले दिन जब आए थे तब तुम क्या थे और आज क्या हो। डेली रिफ्लेक्टिव डायरी लिखना शुरू कर दो। अब हम ये लड़कियां जो चक्कर मार रही है ना, इनका पोर्टफोलियो रह गया है। वो मेरी बातें सुनने के लिए नहीं आ गई है, वो पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है लास्ट में, उसमें तुम्हारा डेली रूटीन का डायरी लिखना पड़ता है। तुम पहले दिन आए थे तो उस वक्त तुम्हारे मन में टीचर इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या भाव थे? टीचर बनने आए, लेकिन क्या बनने के लिए आए हो तुम लोग? देखोगे कि टीचर बनना है, पढ़ना लिखना है, पढ़ाना है, लेकिन साइकोलॉजी भी सिखाई, फिलोसॉफी भी सिखाई, किसने अच्छे मार दिए, किसी ने बुरे दिए, किसी ने गालियाँ दिया, किसी ने प्यार से सवाल। देखो 4 दिन बाद वो बहुत खड़ूस था, फिर वो अच्छा लगने लगा। 4 दिन के बाद जो अच्छा था वो खड़ूस लगने लगा, दोनों के बिहेव में चेंज आने लगा। क्योंकि होता है ना पैमाने में, कभी वो हमें चाहने लगते हैं, कभी हम उन्हें चाहने लगते हैं, बीच बीच में जब कोई आता है तो कोई और हमें चाहने लगता है। तो समझ में आ रहा है ना? तो डेली रूटीन में जैसा तय करते हैं वैसा रिफ्लेक्शन लिखना है। वैसे वो 10 मार्क का प्रैक्टिकल है, तो टीम बिल्डिंग में वो करते समय, पढ़ते समय, पढ़ाते समय तुम्हारे मन में क्या भाव आते हैं उसको ये करना होता है, क्या लिखने को होता है। तो ये 5 एक्टिविटीज पूरी करनी है आप लोगों को, ठीक है? गॉट दिस पॉइंट? बांध लो अपने हिसाब को, निकलने का समय हो चुका है। हे आता मी नाही सांगणार, आप ये इसके ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। आ गए ना, हमारे बड़े मामू कर देंगे वो सब। वो टीचर के पास जाओ। हाँ, नहीं, तुमचे, अरे सुनो, तुम्हारे जो टीचर है ना वो ग्रुप में तुमको इंस्ट्रक्शन देंगे कैसे लिखना है डायरी में, कैसे नहीं लिखना है। इसमें दिया है क्या कुछ? इसमें सीधा सीधा लिखा है, एक प्रैक्टिकल कैसे कंटेंट में इलॉबरेट करना है, सॉरी, उसके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है? एक मिनट, जिसको जाना है वो जा सकता है। अरे एक सिंगल एक्टिविटी है ना, उसके बारे में, और बहुत सारी चीज़ों को क्या करो, अपने साथ रिलेट करने का प्रयास करो, यानी अपनी लाइफ के साथ। अगर तुम अपनी लाइफ के साथ रिलेट करोगे तो कामयाब हो गए। अब समझो गांधी जी का चरित्र पढ़ा तुम लोगों ने, तो क्या उसको अगर तुम तुम्हारे लाइफ के साथ रिलेट नहीं करोगे तो कोई नहीं बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी से इंस्पायर्ड है, आपकी जानकारी ले बताओ।